स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आरएस मेंस के 4th पेपर में हिंदी के पार्ट ब में पल्लवन, संक्षिप्तीकरण, अनुवाद और पार्ट स में निबंध पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी अभ्यर्थी के लिए जो आरएस मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए हिंदी का यह पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और जनरली हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं और अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, इस वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। हिंदी पहले ही मैं बता चुका हूँ, बहुत डिसाइसिव फैक्टर है, मेरिट डिसाइसिव है। आप अगर मेरिट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट चाह रहे हैं लीड लेना चाह रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले, तो आप ये हिंदी में अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ये हिंदी का जो पोर्शन है, जैसे आपका पल्लवन है, ये इंग्लिश में इलेबोरेशन है, तो वो 10 मार्क्स का पल्लवन या हम वृद्धिकरण कहें, वो हिंदी के में भी काम आ रहा है। सेम मेथड है, सेम थियरी है, सेम तरह से लिखना होता है, चीजें वो की वो है, कंसेप्ट सेम है। इंग्लिश में वो लैंग्वेज चेंज है, सिर्फ वो वहां इलेबोरेशन है। यहां पर है आपका प्रेसी राइटिंग इंग्लिश में, हिंदी में है संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण। वहां पर भी वो सेम मेथड है, सेम तरीके से करना होता है और सेम तरह की थियरी है। अनुवाद हिंदी में भी है, अनुवाद इंग्लिश में भी है। तो आप देखेंगे कि ये इतनी चीजें हैं जो आप इसको बहुत लाइटली लेते हुए जब आप बैठते हो एग्जाम हॉल में करना, और जब आप मार्क्स देखते हैं, आप करते हैं अच्छे हैं, आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, कॉन्फिडेंट होके करके आते हैं, लेकिन जब आप मार्क्स देते हैं तो आपको 10 में से मार्क्स मिलते हैं या तो 2-3 मैक्सिमम। ऐसा क्यों? नहीं तो अगर कोई बहुत अच्छे से लिख रहा है पल्लवन, संक्षिप्तीकरण या अनुवाद, उसको 7 मार्क्स भी मिल रहे हैं, 6 भी मिल रहे हैं। 6 और 7 टॉप में है, इससे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते और वो देते भी नहीं है। देखिए, अब कारण इसका यह है कि हम उसको सही तरीके से फ्रेमवर्क करके अच्छे से उसको वहां पे लिखते नहीं है। देखिए, अब मैं आज शुरू कर रहा हूं, निबंध की हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम बात करते हैं संक्षिप्तीकरण की। पहला हमारा टॉपिक है संक्षिप्तीकरण, जिसको इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग भी कहते हैं। प्रेसी हिंदी में आपका संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण। ठीक है, ये तीनों एक ही है। इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग है आपका, प्रेसी शब्द बना है प्रिसाइज से, प्रिसाइज, कंसाइज या शॉर्ट, प्रिसाइज। और संक्षिप्तीकरण है ये संक्षेप। तो आप देखेंगे ये 10 मार्क्स का इंग्लिश में है और 10 मार्क्स का हिंदी में है, तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका हिंदी में। और अगर आप 800 मार्क्स के पूरे आरएस मेंस के एग्जाम की बात करें तो वहां पर ये एक मार्क्स लाना इसमें एक बहुत बड़ा आपके लिए अचीवमेंट होगा। पहली बात, हिंदी में अगर बात करते हैं तो 120 मार्क्स का हिंदी का पोर्शन है पूरे 800 के मार्क्स में। 15% शेयर है हिंदी का, जो मैक्सिमम शेयर है आरएस मेंस की लिखित परीक्षा में। प्रेसी राइटिंग 10 और संक्षिप्तीकरण संक्षेपण 10 मार्क्स। अब इसको लिखना कैसे है, क्वेश्चन क्या आता है? देखिए, आपके दो तरह के, हम 12th तक के जो एग्जाम में हम पढ़ते आए हैं वो है आपका पैसेज राइटिंग। आपने देखा होगा एक पैसेज आता है, अनसीन पैसेज। मान लो ये अनसीन पैसेज आया, कोई गद्यांश है, हिंदी की बात करें, एक गद्यांश आ गया यहाँ पे, अनसीन पैसेज। उस गद्यांश, वो गद्यांश होगा आपके मैक्सिमम मान लो 150-160 वर्ड्स का, इतना बड़ा गद्यांश है, और आपको ये ऐसे मान लो दिया हुआ पूरा पेज 150, 15-20 लाइन है। 15 लाइन, मैक्सिमम 15 लाइन हो सकती है। तो 15 पंक्ति का एक आपके अनसीन पैसेज होगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा है कभी भी, कहीं से भी उन्होंने उठा करके यहाँ पे लगा दिया। आपसे अब क्वेश्चन ये आता है, नंबर 1 संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण वाले कॉलम में पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उसका एक उचित शीर्षक देते हुए संक्षिप्तीकरण कीजिए।
या फिर ये क्वेश्चन हो, गद्यांश दे दिया, फिर लिखे हैं उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसमें प्रश्न नंबर 1 हो सकता है इसका उचित शीर्षक, नंबर 2 हो सकता है इसका संक्षिप्तीकरण, नंबर 3 उस गद्यांश में से कोई लाइन निकाल करके आपको दे दे कि इसमें से एक क्वेश्चन, कोई उसी में से एक क्वेश्चन बना लिया जाए कि इसमें से इसका क्या मीनिंग है या क्या ये कहना चाह रहा है। अब आप देखेंगे पहले, सबसे पहले संक्षिप्तीकरण में हमें करना क्या होता है। आपके मैक्सिमम 15 लाइन्स है या 12 या 13 लाइन्स है, आपको उसको 3 बार पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार पहली बार पढ़ा, आपने उसको देखा कि ये कहना क्या चाह रहा है, फिर दूसरी बार और पढ़ें। अब जो पहली बार आप उसको थॉरोली, जब एक बार सुपरफिशियली पढ़ रहे होते हैं, सेकंड बार और डीपली पढ़ें उसको कि ये इसका टॉपिक क्या है, किस बारे में बात कर रहा है। जनरली आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो उसमें कहां से कोटेशन लेगा, किसी साहित्यिक रचना से लेगा, किसी बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, उसकी कोई गद्यात्मक कृति है उसमें से लेगा, या फिर कोई ऐसे किसी ने कॉलम लिखा, आर्टिकल लिखा, स्तंभ लिखा, उसमें से उन्होंने निकाला, या किसी बुक में से उन्होंने वो गद्यांश पैसेज निकाल करके यहाँ लगाया। अब आप देखेंगे उसमें से आपको ये देखना है कि किस टॉपिक पे बात कर रहा है। टॉपिक मतलब वो मैटर क्या है, इसका जॉनर क्या है। हो सकता है वो साहित्य की बात कर रहा है, किसी नैतिक मूल्य की बात कर रहा है, ईमानदारी, धर्मपरायणता, कर्तव्य, निष्ठा, या जो भी है, स्वामी भक्ति, सच्चाई, बहुत सारे चीज हो सकते हैं। नैतिक मूल्य, जितने नैतिक मूल्य हैं, किसी भी परिश्रम करना, हार्ड वर्किंग होना, है ना, समय की पाबंद होना, किसी भी तरह का ऐसे टॉपिक पर वो हो सकता है। कोई ऐसा जिसमें वो उसका मूल सार ये हो कि बात किसकी कर रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है, समय की पाबंदी की बात कर रहा है, नैतिक मूल्यों की बात कर रहा है, या किसी साहित्यिक कृति का बात कर रहा है, मीडिया की बात कर रहा है, किसी महिला विशेष की जो उनके गुणों के बारे में बात कर रहा है, कुछ भी, माता की बात कर रहा है, या कोई रिश्तों की बात कर रहा है, बाप बेटे, पति पत्नी, कुछ भी, या कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर है, किसी और विषय पर, मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह, ये भूखमरी, है ना, या और कोई समस्या पे बात कर रहा है, जाति, धर्म, लिंग भेद वगैरह और भाषा पे, आपको उसको अच्छे से पढ़ते हुए उसमें समझने की कोशिश करना है कि ये जो टॉपिक है पूरा, ये 12-15 लाइन है, वो किस मैटर पे बात कर रहा है। आपको एक बार वो चीज आ जाती है, वो आपका होगा टाइटल। मान लो आ गया मीडिया दशा और दिशा, मीडिया के समाज में भूमिका, मीडिया में लोकतंत्र की भूमिका, कुछ भी, अगर जैसे वो टॉपिक है आपका, उससे बारे में बात कर रहा है। ईमानदारी का मतलब प्रतिफल या परिश्रम व्यक्ति, जो आपका जो उसमें लिखा हुआ है, उसके अंदर आपको एक शॉर्ट टाइटल आपके मन में क्रिएट करना है, वो देखना है कि ये क्या हो सकता है। अब आप 3 बार पढ़ेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो हो सकता है वो आपको टाइटल आ जाए। सबसे पहले आपको वहां रफ काम करना है, फेयर में कुछ भी नहीं लिखना। आप एक बार अगर आपको टाइटल आ गया तो आप उसको रफ में एक बार नोट कर ले। हो सकता है जब आप ये पूरा आंसर लिखें तब तक आपके मन में और अच्छा कोई टाइटल आ जाए। तो ये होता है, इसका शीर्षक देना होता है। हमेशा जो गद्यांश दिया है उसके नीचे हो सकता है यहाँ वर्ड दिए 150 वर्ड टोटल शब्द, नहीं दिए तो क्वेश्चन यही है कि उपयुक्त 150 शब्दों के इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, मिनिमम आपके एग्जाम जो सिलेबस में ये दिया होता है, आपका जो सिलेबस है आरएस मेंस का, सिलेबस में लिखा हुआ है संक्षिप्तीकरण कीजिए, 150 शब्दों का एक गद्यांश होगा, उसका संक्षिप्तीकरण करना है। तो 150 वर्ड्स दिए यहाँ पे नीचे, अगर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ है तो आप मान लो, गिन लो लाइन देख करके ये 150 है, 170 है या 160 लाइन है, कितनी वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे बात करेंगे। अब देखें, ये आपने गद्यांश को 3 बार पढ़ा, सोचा, समझा, विचार किया कि ये क्या है, क्या टॉपिक है। बहुत स्पीड से आपको काम करना है। अगला देखें, अब आपको जब आप आंसर लिखने बैठे तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप उसको रफ में जाएं, लेकिन आंसर जो है फेयर में कैसे लिखेंगे, ये आपका, मैं ये जो बता रहा हूं ये है वो मार्जिन है, इस पे आप कंफ्यूज नहीं हो, ये मार्जिन इधर वाला। आपके क्वेश्चन में नंबर 1 आता है, इसका निम्नलिखित या उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देते हुए उसका संक्षिप्तीकरण कीजिए, ये आता है। तो पहले, सबसे पहले इसके ऊपर आपको टाइटल देना है, शीर्षक देना है।
ये शीर्षक दे दिया। शीर्षक देने के बाद शीर्षक क्या होगा, शीर्षक बहुत ही शॉर्ट होता है, उससे रेलेवेंट होता है और इतना एक सार रूप होता है कि आपको वो देखते ही पता चल जाए कि ये क्या करना चाह रहा है। परिश्रम पे, श्रम पे, मूल्यों पर, नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्य परायणता, जो भी है आपको, है ना, वो शीर्षक आपको वहां पे लिखना है। शॉर्ट, मैक्सिमम 2 या 3 शब्द, इससे ज्यादा आपको शीर्षक में नहीं देने, है ना। ज्यादा लंबा शीर्षक अच्छा नहीं माना जाता है। अगली बात, फिर आपका नेक्स्ट ये शीर्षक हो गया। ये शीर्षक आपको अगर नहीं आ रहा, मान लो एक बार के लिए जगह छोड़ते हुए आप आगे बढ़े, लेकिन रफ में आपको क्या करना है, जो आपका पैसेज है, उस पैसेज की जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं, जनरली हम देखो, मैं एक उस दूसरी बात पे आता हूं। हम आज तक जो लिखते आए हैं 9, 10 तक या 12 तक, हमें संक्षिप्तीकरण का मीनिंग हमारे लिए ये था कि संक्षिप्तीकरण करते समय हम क्या करते हैं, पहली लाइन को इंपॉर्टेंट, पहले 3 लाइनों में कोई इंपॉर्टेंट लाइन है उसको लिख लिया, फिर चौथी, पांचवी, छठी में से कोई और इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिख लिया, और ये ऐसे करते करते हमने 15 लाइन के शॉर्ट करके 3 या 4 या 5 लाइन लिख ली। हमें 1/3 लिखना होता है। संक्षिप्तीकरण कितना लिखना होता है? 1/3। संक्षिप्तीकरण का मतलब यह है कि 1/3 हिस्सा उसको लिखना है। अब अपन क्या करते हैं, लाइनों को कट शॉर्ट करके फिर वापस लिखते हैं। ये संक्षिप्तीकरण नहीं है, ये कटिंग है। ये क्या है, एक तरह से उसको चॉप करके, काट करके फिर उसको ये लिखना है, वो गलत तरीका है। संक्षिप्तीकरण का मतलब ये है कि वो सारे गुण, वो सारी बातें, वो सारे इसके जो भाव, जो इसमें जो इसको मीनिंग है, वो मीनिंग वो पूरा छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आपके यहाँ आ जाए। जो बात 150 शब्दों में कही है, वो बात 50 शब्दों में कहनी है। भाव रूप लिखना है उसका। संक्षिप्तीकरण करते वो सारी जो बातें हैं, मेजर बातें हैं। तो अब आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको 2 तरह से डिसाइड करनी है, गौण बातें और मुख्य बातें, उनको अलग करना है। पहले संक्षिप्तीकरण कितना है, 1/3 शब्द होते हैं टोटल का। मान लो 150 है तो कितने आएंगे आपके, 1/3, 50 शब्दों में करना है, 50 शब्दों में, ठीक है। तो 50 शब्दों में आपको संक्षिप्तीकरण करना होता है। अब 50 शब्दों में संक्षिप्तीकरण करने के लिए बेसिक बातें क्या है, आपको मुख्य और गौण को, मुख्य बातों को अंडरलाइन करके हुए गौण को वहां पे छोड़ देना है। जो जो पॉइंट है, मुख्य बिंदु और गौण बिंदु, वो आप डिसाइड कर लें कि इस पूरे पैराग्राफ में मुख्य क्या बातें हो सकती है, किस बारे में बात कर रहा है। उसके लिए मुख्य और गौण को अंडरलाइन करके, या आप वहां पे अपने रफ नोटबुक है जो साइड में पीछे पेज होते हैं, उस पेज पे आप रफली ऐसे आड़ा तिरछा जो भी आपको जहां जगह मिले वहां आप लिख लें। एक बार लिखे नहीं तो उसके ऊपर ही आप लाइन घुमा के पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको ध्यान रहे ये मुख्य बातें। फिर नेक्स्ट बात, अब उसमें आपको जो लिखना है खुद के शब्दों में लिखना होता है। तो मुख्य, मान लो आपने 3 या 4 लाइनें लिख ली है, पूरा भाव रूप आपने समझ लिया है, उसका मीनिंग समझ लिया पूरे पैसेज का, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं, पहली बात 1/3 लिखना होता है, मुख्य बातें निकालनी होती है उसमें से, गौण बातें उसको पृथक करते हुए मुख्य बातों को सेलेक्ट करना है। फिर तीसरी बात क्या है, आपको उसको स्वयं के शब्दों में, स्वयं के शब्दों में, स्वनिर्मित शब्दों में, स्वनिर्मित वाक्यों में, स्वयं के वाक्यों में लिखना होता है। आपको जरूरी नहीं कि वो एज इट इज लाइन, जो उसके लाइन बुक में लिखी है, वो जो पैसेज में लिखी वो लाइन रिपीट करनी है, पूरा सेंटेंस, कोई जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने 15 लाइन वो लिखी है, उस 15 लाइन को समझते हुए आप अपनी तरह से सेंटेंस फ्रेमिंग करके लिखते हैं, और वो आपके 50 शब्द या 55 शब्द हो रहे हैं, वो आपकी लाइनें सही है। लेकिन जब ये 150 शब्द पढ़े और ये 50 शब्द पढ़े, तो पढ़ने वालों को ये समझ में आया कि दोनों बराबर बात कह रहे हैं, दोनों एक ही बात पर, मतलब एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि साहब इसमें सही और गलत क्या है? देखिए, संक्षिप्तीकरण का कोई आंसर की नहीं होता है। आप 50 लोगों को संक्षिप्तीकरण देने के लिए एक क्वेश्चन दोगे, सभी अलग अलग तरीके से करेंगे। हो सकता है उनमें से 20 बहुत अच्छे लिख रहे हैं, 10 थोड़ा ठीक लिख रहे हैं, 20 गलत लिख रहे हैं। लेकिन होता क्या है, उसका कोई एक आंसर की नहीं है, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। समझने वाले पे, कॉपी चेक करने वाले ये निर्भर करता है कि वो किस चीज को अच्छे से
इफेक्टिव मान करके, इंप्रेस होकर के अच्छे मार्क्स दे। तो आप क्या करते हैं, वो लाइनें और वो सेंटेंस ढूंढ के एज इट इज लिखने की कोशिश करते हो। ये लाइन आनी जरूरी है ब्रदर, ये लाइन आनी जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज लाइन आए। वो आपको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। आप उस बात को जो 150 शब्दों में, माना कि मुझे किसी ने कोई 15 लाइन बताई, मैं किसी और को जाकर के मेरे शब्दों में बता रहा हूं कि ये बात कही शॉर्ट में, तो वो जो शॉर्ट होता है, जो मूवी के जैसे ट्रेलर कहते हैं, मूवी के ट्रेलर में जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो मेन थीम है कि क्या स्टोरी है, उसको किस तरह से संक्षिप्त में कहना होता है, वो आपको संक्षेपण की ये मूल और इसका जो यहाँ रखने का ये ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य ये है कि आपको उस बात को शॉर्ट शब्दों में कहना है। 3 बातें हो गई। 1/3 लिखना होता है, मुख्य बातें लिखनी होती है, स्वयं के वाक्यों में, स्वयं के शब्दों में लिखना होता है, आपको सेंटेंस खुद लिखने होते हैं। और एक जो बात मैंने बताई थी, पहली बात, कि आपको पहले रफ में शुरू करना है। कहां शुरू करना है? रफ में शुरू करना है। सीधे आपको वहां पे फेर में नहीं करना। कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो सेंटेंस फ्रेमिंग सीधे उसमें नहीं कर सकता। आपको क्या होगा, मान लो आपने सीधे फेर में काम करना शुरू कर दिया और आपने लाइन लिखी और आपके लाइन बढ़ करके आपने पूरी बात लिखते लिखते यहाँ आए, आपके 50 शब्द पूरे हो गए और देखा कि मेन जो बात थी वो रह गई, 55 शब्द हो गए। अब बोलो अब लिखूंगा तो मेरे 60 से बाहर चले जाएंगे। बोलो अब ये बात रह गई, मतलब कुछ छूट रहा है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। आप खुद असंतुष्ट प्रकट, आपको खुद को लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन से, इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्या हुआ? क्या था? ओके, हाँ, या इसका टच हुआ होगा मेरे। तो रफ में लिखने का ये फायदा है कि आप उसमें वापस एडिट कर सकते हो। माना कि आपकी लाइनें ज्यादा बढ़ रही है, तो और उसमें जो अवांछित या गौण बात है उसको वापस डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो, और फिर वापस एक फ्रेश, रिफाइंड, अच्छे तरीके से, परिष्कृत तरीके से आप वहां पर अच्छे अच्छे शब्दों का, अच्छे वाक्यों का, और जो बहुत प्रभावी बात है वो वहां आप लिख सकते हो। इसलिए रफ काम बहुत जरूरी है। 1/3 लिखना होता है, मुख्य गौण शब्दों को अलग करना है, स्वयं के शब्दों, स्वयं के वाक्यों में। अब स्वयं के शब्दों आपको लेने वहीं से है, आपको अलग से तो कहीं बाहर से बात लानी नहीं है। कोई भी बात आपको बाहर से नहीं लानी, लेकिन शब्द और वाक्य खुद के हो सकते हैं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, शब्द और वाक्य अब कहां से लाओगे आप? उसके लिए क्या क्या चीजें लिखने के समय क्या क्या ध्यान रखना है? आपको 1 वर्ड्स का यूज करना है। 1 वर्ड, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, और क्या क्या चीजें आपकी? वाक्यांश के लिए 1 शब्द। वन वर्ड्स, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 1 वर्ड। कई बार होता है हम जब किसी चीज पे डिफाइन कर रहे हैं, वहां लिखा है, मान लो कि किसान खेत से वापस लौट रहा है, सूरज ढलने की ओर है, सूरज लाल किरणें, जो लालिमा है, डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, गाय गांव घर की तरफ लौट रही है, चारों तरफ जो शाम के समय गांव के जो रास्ते की तरफ धूल उड़ रही है गायों के पांवों से, और सभी किसान वापस लौट रहे हैं, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं, वगैरह वगैरह, आप सारी चीजें है ना। तो अब आप ये इतनी सारी बातें लिख रहे हैं, मतलब क्या चीज डिफाइन हो रहा है? वो बात हो रही है शाम के समय की, जब किसान घर लौट रहा है। तो क्या आपको सीधा लिखना है कि गोधूली वक्त में या गोधूली के समय किसान अपने घर की तरफ लौटा या लौट रहा है। इतनी चीजों को वो क्या है, वहां डिफाइन कर रहा है, उस चीजों को और अच्छे से वहां पे, मतलब लंबे शब्दों में या और शब्दों को, एडिशनल शब्दों को, अतिरिक्त शब्दों को वहां वाक्यों को लेकर के कर रहा है। आपको एक लाइन में गोधूली वेला का मतलब यही होता है कि और गोधूली वेला है तो गायें घर की तरफ लौट रही होती हैं, किसान घर की तरफ लौट रहे होते हैं, काम पे गए हुए मजदूर वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं,
पक्षी अपने घोंसले में, जो सूरज डूब रहा होता है, ये होता है आपके 5:30 और 6 के बीच का जो समय होता है सर्दियों के समय, और गर्मियों के समय आपके 6 से 7 बजे के बीच का जो समय है। तो इस तरह से सर्दी और गर्मी में गोधूली वेला, ये है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। मान लो और कोई शब्द है और आप इसके लिए दूसरा और है, एक वाक्यांश के लिए शब्द है ही है, इसके लिए मिश्रित वाक्य भी, मिश्रित शब्द, मिश्रित होते ना, दो शब्दों को मिलाकर के आप मिश्रित या संयुक्त शब्दों का भी उपयोग कर सकते हो, शब्दों या वाक्यों का प्रयोग। किंतु, अपितु, परंतु, अथवा, इस तरह से, है ना, और ये जोड़ते हुए शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लो माँ और पुत्र के बारे में स्नेह की बात हो रही है कि माँ पुत्र को बहुत जन्म के पश्चात ही बहुत स्नेह पूर्वक उसका लालन पालन करती है और उसके हर समय उसके ध्यान रखती है, केयर करती है, और उसके, है ना, एजुकेशन, शिक्षा और बहुत सारी चीजों पे उसने बहुत अच्छे से केयर किया है। अब लेकिन आप यहाँ चर्चा क्या कर रहे हैं, माता द्वारा उसके बच्चे का जो पालन पोषण है वो उसकी, तो आप माँ के लिए कि ममता रूपी जो है, ममता और करुणा, ममता और स्नेह, ममता की अधिष्ठात्री जो भी है, तो आप वहां पे एक शब्दों का चयन इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो पूरी बात आप एक शॉर्ट शब्दों में, कम शब्दों में आप बता रहे होते हैं। पति पत्नी की बात हो रही है कि पति और पत्नी शादी के बाद ये उनके बारे में, उनके जो जीवन रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें। लेकिन जब हम इस चीज को यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं या और उसको शॉर्ट शब्दों में है, तो भी जीवन संगिनी कह दें, जीवन आपको जीवन रूपी द्विपाद चक्रवाहिनी का एक मजबूत पहिया, दोनों के संबंधों की बात करें, आप किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति, या इस तरह से कुछ भी आप त्याग और बलिदान की अधिष्ठात्री किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कुछ शब्दों को आप संजो कर उसको संयुक्त बनाकर एक मिश्रित बना करके आप लिख सकते हैं। उससे आपके जो वाक्य है और वो शब्द है वो कम हो जाएंगे, और ये प्रयोग करना है। दूसरी बात, आप इसके अंदर वन वर्ड यूज कर रहे हो, संयुक्त शब्दों का यूज कर रहे हो। दूसरा जो कोटेशन है, जैसे कथन है, उसको हटाना है। कथन है, सूक्ति उक्ति है कोई, है ना, कोई कोटेशन है, उसको हटा देना है, इसको हटा देना है। कैसे हटाओगे? मान लो इसने कहा कि उस कवि ने ये कहा कि, डबल कोटेशन मार्क लगा के कोई लाइन लिखी हुई, तो वापिस आपको नहीं लिखना होता है, आपको दूसरे शब्दों में, कवि के शब्दों में ये कहा गया था, इस शब्दों इस तरह से कह के उसको एक सार रूप में, ये एक तरह से आपको वहां लिखना होता है। तो शब्दों को कम करने के लिए कोई लोकोक्ति मुहावरा है उसको हटाना है ना, लोकोक्ति मुहावरे, इस तरह के शब्दों को, रिपीटेशन, उसको हटाना है। अगली बात, और क्या क्या चीज कर सकते हैं आप, कोई किसी चीज का दोहरान हो रहा, बार बार रिपीट हो रही है, वो जो तथ्य है, कोई फैक्ट है, उसको जो दोहरान है उसको वहां पे हटा देना, वो देख लेना है कि क्या चीज रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, अब आप लिख रहे हैं, कह रहे अपने शब्दों में लिख रहे हैं, तो लिख क्या रहे हैं, वापिस उसको देखें, रफ में लिखा, आप वहां पर उस चीज का भावार्थ लिख रहे हैं। जनरली क्या लिखना होता है, भावार्थ। आप उस चीज को संक्षेप में, वही चीज, मूल जो उसकी मूल थीम है, मूल थीम, विषय वस्तु, उससे हटकर नहीं लिखना है, उससे विषय वस्तु कहें, उससे उसी के ऊपर रहना है आपको। वो जो मूल थीम है या जो विषय वस्तु है उसको पकड़ के रखना है, उसको इधर उधर नहीं होना, डेविएट नहीं होना है कि ये कहना कुछ चाह रहा था और आप कुछ और किसी सब्जेक्ट पे चले गए, नहीं। जो मुख्य विषय वस्तु है, मूल थीम है, उसके ऊपर रहना है, मुख्य मुद्दे पर रहना है, और आपको उसका संक्षिप्त रूप लिखना है। ये आपका बेसिक चीजें होती है भावार्थ, और वो भी कैसे, अपने शब्दों में संक्षिप्त
अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? आपका संक्षिप्तीकरण है। दोहरान नहीं हो किसी शब्दों का, वाक्यों का, वन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। जो कोटेशन दिए, सूक्ति, कथन दिया है, कोई कोटेशन मार्क दिया है, किसी घटना का जिक्र किया है बहुत लंबी चौड़ी उसमें साथ में, है ना, उन चीजों को, घटनाओं को वगैरह को वहां नहीं लिखना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब लिखते समय फेर में जब आप आ जाते हैं तो फेर में आप क्या करेंगे? फेर में इस तरह से, सबसे पहले वापस आता हूं मैं यहाँ पे, ये आपका हो गया टाइटल। एक अच्छा सा टाइटल, जब आप इसको 5 मिनट पढ़ेंगे, आप इसको करेंगे तो आपके मन में टाइटल आ जाएगा। वो आप टाइटल लास्ट में जब आपको लगता है कि ये मेरा फाइनल है, वो आप शीर्षक दे दें, इसका हेडिंग दे दें। उसके बाद आप लिखते हैं, जो आंसर लिखना शुरू करते हैं। मान लो ये पैराग्राफ आपने शुरू किया, यहाँ पे ये दूसरी लाइन, और आपकी मान लो ये तीसरी या चौथी लाइन में आपका ये यहाँ पूरा हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे संक्षिप्तीकरण पूर्ण हुआ चौथी लाइन में। आप जैसे ही संक्षिप्तीकरण ये पूर्ण हुआ, यहाँ पे ये पूरा एक आपका, मैं मान लो एक ब्लॉक बना देता हूं, ये संक्षिप्तीकरण यहाँ पूरा हुआ है। इस संक्षिप्तीकरण के नीचे, ऊपर टाइटल हो गया, बीच में ये संक्षिप्तीकरण हो गया। बहुत अच्छे से शुद्ध शब्दों में, आपको कोई एडिटिंग बीच में यहां नहीं करना कि एरो करना, कुछ और काटना, काट छांट करना, कुछ जोड़ना, ये यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ नहीं करना। इससे क्या इंप्रेस पड़ेगा? आपने तो रफ में करके फिर यहाँ पे उसको अच्छे से कॉपी किया है, रफ में किया, पूरा सोच समझ विचार लिया कि मुझे क्या करना है, जो भी चिंतन करना था, मनन करना, वहां कर लिया, जिस शब्दों का चयन करना वहां कर लिया। आपने काउंट कर लिए कि मुझे ये मेरे 50 या 56 वर्ड हो रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। लेकिन अब आपको जब यहां लिखोगे तो उनको कितना अच्छे शब्दों में, सुंदर शब्दों में लिख रहे हो, तो देखने वाला, पढ़ने वाला आपसे इंप्रेस होगा कि यार इन्होंने एक भी शब्द को नहीं काटा, किसी भी शब्द के बीच में कोई और एरो करके कुछ और नहीं जोड़ा है, और बहुत अच्छे से लिखा है। और वो वाक्य स्वयं के होने चाहिए, कोई मतलब नहीं है कि बट बात वही हो। आप ऐसा नहीं स्वयं के शब्दों में कोई और किसी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे मूल मुद्दे पर रहते हुए अगर आप बात करते हैं और वो बात उसी से रिलेटेड है, प्रासंगिक है, तो आपका क्या होगा? आपका इंप्रेसिव अच्छा होगा। अब आप रहो कि नीचे क्या करना है। यहां पर आपको एक ऐसे ब्लॉक बना करके आपको लिखने हैं शब्द। मान लो आपने शब्द कितने लिखे वहां पे, आपका 150 है टोटल क्वेश्चन में, तो आप कितने शब्दों में करोगे? 50 में, 1/3। लेकिन आप लिखोगे कितने? यहाँ 50 नहीं लिखने हैं। भले ही आपके 50 हो रहे हैं, मान लो आपने गिने 50 हो रहे हैं, तो आप यहां कुछ भी कर लो, 53 कर लो, 53। ये ऐसा क्यों? ये स्मार्टनेस है आपकी। मान लो आपके 57 या 60 हो गए, आप 54 कर दो, 53 कर लो। इसका क्या रीजन है? वो गिनेंगे नहीं, एग्जाम कॉपी चेक करने वाले नहीं गिनेंगे, लेकिन आपका ये होगा कि इस भाई ये कितना, इसको पता है 150 का 1/3 50 होता है, इसका मतलब इन्होंने गिना है और ये 53 हो रहे थे इसलिए इन्होंने 53 लिखे हैं यहाँ पे। ये चीजें आपको एक अच्छे से, एक बहुत सुंदर लगेगा। पूरा शीर्षक दिया, यहाँ पे आगे आपका शीर्षक, यहां आगे आपका पूरा संक्षिप्तीकरण, और नीचे ये शब्द सीमा। शब्द सीमा आप ऊपर के क्वेश्चन को लेकर के ये कर सकते हो कि 150 कुल शब्द थे और नीचे ये शब्द मैंने लिखे हैं। आप सब कुछ उसको बता रहे हो, पढ़ेंगे, फिर आपको सिंपली यहाँ पे करके हो सकता है वो 6 मार्क्स दे दे 10 में से। लेकिन कब देंगे? कब देंगे? जब आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको ऊपर विचार किया, अपने शब्दों में लिखा, और वो जो मुद्दे की बात लिखी कम शब्दों में, तो ही मिलेंगे। अब आप देखो कितना ये खुद की मेहनत का है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी, या मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, आपने जर्मनी का एकीकरण वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ ली, और क्वेश्चन वहां से आया ही नहीं, आपको दूसरा आ गया, इटली का आ गया या वर्ल्ड वॉर का आ गया। लेकिन आपकी तो वो, लेकिन यहाँ आप जितनी मेहनत करोगे ना, उसका प्रतिफल मिलेगा आपको। यहाँ आप 2-4 प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, इन चीजों पे आप फोकस रहेंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आपने 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन सल्तनत काल या मुगल काल के लिए पढ़ा, और क्वेश्चन आ गया विजयनगर साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का, आपकी तो वो मेहनत कहाँ चली गई? लेकिन वो करनी है मेहनत वहां भी। मैं बात कर रहा हूं, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, मैं एग्जरेट नहीं कर रहा हूं, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं हिंदी पर, कि हिंदी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितने मार्क्स
वो आपके ऑब्टेनिंग जो वाला फैक्टर हो सकता है, लेकिन आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये संक्षिप्तीकरण, शीर्षक, ये एज इट इज ऐसे करना है और यही सेम मेथड इंग्लिश में ही अप्लाई करना है। इंग्लिश में वही ऊपर टाइटल देना, संक्षिप्त प्रेषी करना और उसको प्रेषी जो जो नियम यहाँ बताए वो वहां नियम है, वही खुद के शब्दों में करना, खुद की शब्दों में, खुद की लाइन, सेंटेंस खुद के हो, एज इट इज वहां से कट शॉर्ट करके नहीं करना है। आप निकाल लो मेजर बातें और गौण बातें, जो मुख्य मुख्य बातें निकाल करके और उसको आप अपने सेंटेंस में उसमें डाल करके फिर आप यहाँ लिख लो, नीचे वर्ड लिख दो, टोटल वर्ड्स कितने हैं, ये आपके अच्छे 6-7 मार्क्स आ जाते हैं। 6-7 टॉप है, इससे ज्यादा मार्क्स की उम्मीद नहीं कर सकते कोई भी, नहीं तो आते हैं 1 और 2। हो गया आपका संक्षिप्तकरण, संक्षिप्तीकरण। अगला हम पढ़ते हैं पल्लवन। पल्लवन आपके हिंदी और इंग्लिश में दो तरह से हैं। हिंदी में पल्लवन कहें या आपके वृद्धिकरण कहें, ठीक है, ये आपका हिंदी के में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा आपके इंग्लिश में इलेबोरेशन, वही विस्तारीकरण, पल्लवन, आपका वृद्धिकरण, ये भी यहां पे 10 मार्क्स का। अब आप बताओ 10 मार्क्स आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आप कितना इजीली ले रहे हो हिंदी में, और जो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। इन पे चर्चा करते हैं। पल्लवन है क्या? वृद्धिकरण। वृद्धिकरण कैसे, किन का वृद्धिकरण? कोई एक लाइन मिलेगी, लाइन दो तरह से हो सकती है, पद्यात्मक हो सकती है, गद्यात्मक हो सकती है। एक सिंपल ऐसे लाइन आएगी कि निम्नलिखित कथन का, निम्नलिखित पंक्ति का, निम्नलिखित सूक्ति का, उक्ति का वृद्धिकरण कीजिए, पल्लवन कीजिए, इलेबोरेशन कीजिए। सिंपल। वो दो तरह की उक्ति हो सकती है, एक आपके पद्यात्मक और एक आपके गद्यात्मक। प्रोज एंड वर्ड्स, है ना। गद्यात्मक तो वो हिंदी की जो भाषा अभी अपन पैसेज में पढ़ा, इस तरह से वो लाइनें होती है। और गद्यात्मक, पद्यात्मक में वो सूक्ति, कवि की किसी लाइन है, कोई और किसी जो जो कविता रूप में होता है, दोहा रूप में होता है, उसको क्या कहते हैं, दोहा रूप या कविता रूप में, वो है आपका पद्यात्मक रूप। ठीक है। तो गद्यात्मक, पद्यात्मक कोई भी एक पंक्ति होगी, उस एक पंक्ति को आपको लेना होगा पल्लवन के लिए। क्वेश्चन आता सिंपली एक लाइन में, ऐसे आपको एक लाइन दे दी, कोई भी लाइन दे दी, किसी महान विचारक की कोई एक पंक्ति दे दी, मान लो ये दे दे कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, या जो क्षमा है वो वीरों का आभूषण है, क्षमा वीरों का आभूषण है, ये गद्यात्मक लाइन है, सिंपल। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये आपकी पद्यात्मक लाइन है। गद्य और पद्य में समझ गए आप। क्षमा वीरस्य भूषणम पद्यात्मक हो गई, क्षमा वीरों का आभूषण है ये। तो इस तरह से ये करके आपको सारी चीजें अपने आप को देखना है कि ये कौन सी लाइन है। अब यहां पल्लवन चाह क्या रहा है? क्या पल्लवन का मीनिंग ये है कि उसका अर्थ लिखें और इस तरह से? नहीं, पल्लवन है कि आप पूरी उस बात को इलेबोरेट करें, उसको डिफाइन करें। डिफाइन करना बेसिकली पल्लवन है, डिफाइन करना, उस चीज को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें ताकि वो लोगों के समझ में आ जाए पूरी बात, और उसके बारे में आप क्या क्या चीजें ऐड करके और अच्छे शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लो आपकी एक लाइन आ गई, क्षमा वीरों का आभूषण है। अब आप इसमें क्या क्या चीज लिखेंगे ताकि आपका पूरा पेज भरे? आपका मेन थीम क्या है? थीम है यहाँ क्षमा, और क्षमा कौन क्षमा कर सकता है? वीर। और जो वीर है वो क्षमा करता है, उसके लिए क्या आभूषण है, एक पूरा उसका गुण है, और उसके शौर्य में, उसकी ताकत में, उसकी और शौहरत में वो वृद्धि करता है। इसलिए तो कहा गया क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा वीरस्य भूषणम। अब आप
बताइए, ये लाइन है, तो अब आप जो जो चीजें लिखेंगे वो क्या होगी? किसी वीर के बारे में चर्चा करेंगे जिसने किसी को क्षमा किया हो। ये बताओगे कि क्षमा कितना बड़ा नैतिक गुण है, क्षमा करने से क्या फायदे हैं, नहीं करने से क्या नुकसान है। अगर आप किसी कोई ग्रुजेस पालते हैं मन में, कोई किसी तरह का विवाद वो आप लेकर चल रहे हैं, तो क्या आपको क्या नुकसान है और आपके फ्यूचर को क्या नुकसान है और आगे क्या किस तरह की कोई भी समस्या आ सकती है। लेकिन आप वो क्षमा कौन करता है? वीर है वही कर सकता है। अगर कोई कमजोर है वो अगर क्षमा करता है, वो कहता है कि नहीं मैंने माफ कर दिया, तो वो उसकी मजबूरी है, वो उसका गुण नहीं है। वो क्या है? वीरता नहीं है, बहादुरी नहीं है, वो उसकी कमजोरी है, उसकी मजबूरी है। तो मजबूरी और कमजोरी में और बहादुरी में ये फर्क है। अब आप उन चीजों को डिफाइन करोगे एक एक चीज को, कि एक वीर पुरुष है वो क्षमा करता है, एक कमजोर गरीब है, ये वाली बात है। और जो लोग अनैतिक प्रवृत्ति के होते हैं या इस तरह के जो कमजोर लोग होते हैं, वो झगड़ा आगे या जो भी चीजें आप उसको आगे डिफाइन करेंगे। फिर आप किसी महान विचारक या कोई ऐसे इतिहास की किसी घटना का विवरण करेंगे कि देखो इस तरह से ये घटना हुई थी, वहां उसने इसको माफ किया और उससे ये फिर रहा, उसका प्रतिफल रहा। ठीक है, तो नैतिक मूल्य के किसी विषय पर, नैतिक गुण के किसी विषय को एलोबरेट करते समय उसकी उसकी उस गुण के होने से जो फायदे और नुकसान बताने होते हैं, दो चार आपको क्या कहते हैं उदाहरण देने होते हैं। उदाहरण किसका दे सकते हो? महान दार्शनिक के कोई कोटेशन को दे सकते हो, किसी घटना का, किसी ऐतिहासिक साक्ष्य का, किसी कथन का, या किसी भी तरह का ऐसे कोई एग्जाम्पल आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें डाल सकते हो? इसके अलावा आप अपनी तरफ से उसको और ज्यादा डिफाइन करने के लिए कुछ कुछ आपके मन में कोई कोटेशन आ रहे हैं वो डाल सकते हो। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं साक्ष्यों के अलावा आपको लगता है कि इस गुण को और अच्छे तरीके से, जैसे एक क्षमा है तो क्षमा करने के बाद और क्या क्या व्यक्ति को हो सकता है? मानसिक शांति है, शांति मिल सकती है, उसका शौहरत, और उसके बारे में लोगों में ये हो सकता है कि भाई इतने बड़े इस छोटे से तुच्छ व्यक्ति के लिए या उस काम के लिए इसने इसे माफ किया। ये सारी बातें आप उसमें डालते जाते हो तो वो आपका एक पूरा पेज आपका भर जाएगा। लेकिन बेसिक चीज क्या ध्यान रखनी है? आपको उसको थीम को पकड़ना है कि उस किस विषय पर, किस मुद्दे पर बात करना है। उस मुद्दे और उससे भटकाव नहीं होना चाहिए। पहली चीज क्या है? थीम को पकड़ना है कि वो कहना क्या चाहता है, उसका मूल टॉपिक क्या है। पहली चीज क्या है इसका पल्लवन में? उसकी थीम, या क्या कहेंगे, मुख्य मुद्दा। उससे आपको भटकना नहीं है, उस पर भटकना नहीं है, उससे उसके ऊपर रहना है, उसी को आगे ज्यादा डिफाइन करना है। और ये क्या कहां से लाओगे आप शब्द? स्वयं के शब्दों में। वही स्वयं के शब्दों, वाक्यों में। ठीक है। नंबर 3, आप इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हो? उसको अर्थ स्पष्ट नहीं करना है, भाव विस्तार करना है। क्या करना है? ये क्या एक तरह से भाव विस्तार है। लयबद्धता हो, क्रमिकता, ये चीजें हैं। लयबद्धता और क्रमिकता क्या है इसमें? देखिए, आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसका एक फेज लेकर के चले। उसके बारे में पहले उसके गुण के बारे में अच्छाइयां बताते हैं, फिर नेगेटिविटी बताते हैं, कोई उदाहरण देते हैं, तो एक वो लेके चलते हैं। लास्ट में अपनी तरफ से 4 बात जोड़ते हैं। लेकिन वो क्या है? भाव विस्तार कर रहे हैं, उस बात को और अच्छे शब्दों में परिभाषित कर रहे हैं, उस गुण को, उस बात को, किसी भी टॉपिक को। और वो शब्द कहां से लाएंगे? खुद को ही बनाने होंगे वहां, तो वो तो एक लाइन देगा स्वयं के शब्दों में, और वो सरल भाषा में, सरल शब्दों में हो सकता है। आप इसके लिए साथ में क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं? देखो, आप ऐड क्या क्या कर सकते हैं इसमें, देखें आप। लयबद्धता, एक तो जो भी प्रासंगिक, इससे संबंधित जितने भी आपको प्रासंगिक तथ्य है, इससे रिलेवेंट, प्रासंगिक मतलब इस मुद्दे से प्रासंगिक जितने भी तथ्य आपके मन में आ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई कथन आ रहा है ना,
कोई वाक्य है वो आप इसमें डाल दो। वो वाक्य आपका कोई कोटेशन हो सकता है, किसी महान विचारक की कोई पंक्तियां हो सकती है, दार्शनिक की हो सकती है, ठीक है। आपने कहा कि जिस तरह रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, आप इस तरह से कोटेशन मार्क डाल सकते हो उसमें, और वो बस उससे रिलेवेंट होनी चाहिए, उससे इतर मुख्य थीम से, उस मुद्दे से बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। आपने ये कोई बात चल रही है, मान लो ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, लेबर, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ये क्या बताना चाह रहे हो कि बार बार परिश्रम करने से आपको सफलता मिलती है। तो आप ऐसे कुछ उदाहरण दो साथ में, या परिश्रमी व्यक्ति के बारे में उदाहरण दो। उन्होंने कुछ कहा होगा, किसी महान जो नोबेल प्राइज विनर है और ऐतिहासिक जितने भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज रही है, उन लोगों ने जिन्होंने कुछ मुकाम पाया, जो महान व्यक्तित्व है, उनके महान लोगों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का व्यक्तित्व व कृतित्व का वहां पे आपको जिक्र करना है। व्यक्तित्व व कृतित्व, महान लोगों के व्यक्तित्व कृतित्व का वहां पे आपको उनके विचार, उनके द्वारा कुछ काम किए गए, उनकी सफलताओं, उनकी असफलताओं, दोनों ही है ना। अगर किसी ने ये गुण अपनाया वो सफल हुआ, अगर नहीं अपनाया असफल हुआ, तो उसका भी आपको जिक्र करना है। तो जो टॉपिक है उससे रिलेवेंट है, वो प्रासंगिक है, असफलताओं सफलताओं, उनके व्यक्तित्व, उनके द्वारा जो किए गए कार्य, उनकी कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र कर सकते हैं। मान लो क्षमा की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐतिहासिक घटना, कोई बार बार अभ्यास कर रहा है, हिम्मत नहीं हार रहा है, तो अपन कहते हैं कि भाई मान लो ये जो ऐतिहासिक ये पर्वतारोही है, जो बार बार गिरते हैं, वापस कई लोग घायल होते हैं, वापस आते हैं, आधे रास्ते जाके आते हैं, चोटी से बहुत नजदीक जाके आते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ना चाह रहे हैं, तूफान है, बहुत सारी समस्या आती, फिर भी चढ़ते हैं। कोई मैराथन प्लेयर है, रनिंग प्लेयर है, और भी कोई किसी गेम का हो सकता है, किसी ने कोई एक्सपीडिशन, कोई समुद्र यात्रा कर रहा है, कोई और किसी युद्ध में भाग ले रहा है, कोई विजयी अभियान में जा रहा है ना। तो किसी अभियान में जा रहा है, वो बार बार असफल हो रहा है, लेकिन वो हिम्मत रखी, उसने धैर्य रखा, पेशेंस की बात आ गई, बार बार एफर्ट्स किए, वो अगर सफल हुआ। तो ऐसे लोगों की महान व्यक्तित्व कृतित्व, सफलताओं असफलताओं, उनकी कोई बात है, कोई दार्शनिक बात है, कोई ऐतिहासिक तथ्य घटना, उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन वो क्या हो, उस सिलेबस से, उस मैटर से, उस मुद्दे से प्रासंगिक हो, उससे इतर एक्स्ट्रा नहीं हो सकती। इसके अलावा आप इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, कोटेशन के अलावा आप लोकोक्ति मुहावरे डाल सकते हैं। आपको कोई लगता है कोई लोकोक्ति है, वो डाल सकते हैं इसके अंदर। कोई लोकोक्ति है, जैसा कि एक बताया गया, तो वो एक भाव विस्तार दे रहे होते हैं, वो उसकी शब्दों को, आपकी शब्द सीमा, वाक्य सीमा वो बहुत अच्छी होती है, उनसे पढ़ने में भी। और नीचे जब ये ऐसे कोटेशन वगैरह लिख रहे होते हैं, तो नीचे अंडरलाइन कर दें, या इस तरह से कर दें, या अंडरलाइन कर दें, या इस तरह से ये लाइन बना दें आप। तो वो आपका, या फिर उसी को आप एक बार और पेन घुमाएंगे उसके ऊपर, तो वो और ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। तो ये लोकोक्ति मुहावरे वगैरह आप कोई कोटेशन डाल देंगे, उस बात की भाव विस्तार कर देंगे, किसी घटना का जिक्र कर देंगे, या और कोई ऐतिहासिक साक्ष्य, किसी दर्शन, साहित्य, किसी साहित्यिक कृति है उसके बारे में, साहित्य की कोई बात है ना, साहित्य का कोई उद्धरण वहां दे देंगे, उसमें ऐसा लिखा गया था, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये कहा था, रहीम ने ये कहा था, या और किसी और गुरु नानक जी ने ये कहा था, महात्मा बुद्ध ने ये कहा, महावीर स्वामी के शब्दों में कुछ ही किसी नैतिक गुण के, जनरली ये जो पल्लवन भाव विस्तार आता है, ये नैतिक गुण से संबंधित होता है। नैतिक गुण, कर्म और धर्म के बीच में साम्यता, उनकी प्रधानता, है ना। या ये हो सकता है कि आपके कोई कर्तव्य पारायण होगा, स्वामी भक्ति पे आ गया, किसी भी टॉपिक पे आता है, तो आपको ये याद आना चाहिए मन में, उससे रिलेवेंट जो महान व्यक्ति जिन्होंने स्वामी भक्ति का परिचय दिया, और उनको क्या क्या मिला, उनका आज क्या इतिहास में नाम है, वो सारी चीजें,
उस गुण को और अधिक तरीके से भाव विस्तार करना होता है, पल्लवन होता है। अब आप देखेंगे पल्लवन में शब्द सीमा जनरली 2 पेज मिलते हैं आपको आरएस मेंस के पेपर में। अब आपके अच्छे शब्दों में आपके पास बहुत सारा मटेरियल है तो आप 2 पेज पूरे भर सकते हो, लेकिन स्पीड से लिखना होगा, समय बहुत कम है। स्पीड से जब आप एक बार शुरू हो जाते हो तो आप लिखना शुरू करें तो हो सकता है आपके 1-1.5 पेज भर जाए, लेकिन आप शब्द सीमा कम है तो 1 पेज पूरा, तो कम से कम 1 पेज जरूर भरें। 1 पेज भरने के लिए आप ये इतनी चीजें यहाँ डालते हैं और वो पूरा आप प्रासंगिकता हो, लयबद्ध हो, क्रमिक हो, थीम बना के रखना है, मुख्य मुद्दे से भटकना नहीं है, भाव विस्तार करना है, ये चीजें डालनी है, पूरा 1 पेज भरना है। आप अगर इतनी चीजें करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये पल्लवन। अब आप कहोगे साहब पल्लवन, वृद्धिकरण और इलेबोरेशन दोनों में ये सेम, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में सेम चीज है। इंग्लिश में आता है इलेबोरेशन, सेम बात करनी है, उसी बात को भाव विस्तार करना होता है, वृद्धिकरण करना होता है। कैसे? कोई भी लाइन आ गई, उस लाइन को पकड़ करके आप उस लाइन से रिलेटेड आपके मन में जो बातें आ रही है, अगर इंग्लिश में आप अच्छे हैं तो आप अच्छी अच्छी लाइनें लिखें, अगर आप इंग्लिश ठीक ठाक है तो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बना करके उसके बारे में जो भी है ना, ऑनेस्ट इज गुड वर्च्यू, ऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी, जो भी किसी भी बारे में बात कर दो, हार्ड वर्किंग है ना, जो भी आपका वर्च्यू आता है, गुण आता है, नैतिक मूल्य की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, या जो भी कोई भी ऐसी घटना वगैरह का कोई जिक्र है तो आपको किसी लिटरेचर की वो बात कर रहा है तो उससे बारे में एम्पलीफाई करना होता है। जनरली ये क्या है, पल्लवन वृद्धिकरण क्या है, एम्पलीफिकेशन है, उसको और अधिक तरीके से विस्तार करना, सभी लोगों तक वो छोटी एक लाइन को विस्तार से कहना है। अब आप उसके लिए सेम है इंग्लिश में वही चीजें, कोई कोटेशन, कोई लाइनें, कोई कोई ऐसी हिस्टोरिकल, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई महान जो थिंकर हुआ, फिलोसोफर हुआ है, या कोई ऐसा बड़ा जो विजेता रहा है, उसके बारे में आप वहां चर्चा करते हो। किसी की कुछ सफलताएं हैं, किसी की असफलताएं, उनका वहां पे आप जिक्र करते हो। इस तरह से करके आपको ये चीजें वहां लिखनी होती है। ये सेम बातें हैं, उनमें भी एक पूरा पेज भरना है और चीज दोनों में बराबर है। यहाँ हिंदी भाषा का यूज करना है, वहां इंग्लिश में ही लिखना है, दोनों में बराबर है। और मार्क्स आपके दोनों 10-10 मार्क्स के हैं। ये आपका है पल्लवन, वृद्धिकरण, एम्प्लीफिकेशन, इलेबोरेशन। ठीक है, अब आप 10 मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आप इसमें सेल्फ स्टडी करें। आप किसी भी रेफरेंस बुक में आप जाएंगे, वहां आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे। आप जरूरी नहीं है कि इसका भी कोई आंसर की नहीं होता, पल्लवन या वृद्धिकरण का कोई आंसर की नहीं होता। मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको इसके बारे में लिख के लाओ। कोई क्लास बैठी है, 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग अपने शब्दों में अलग अलग बातें, कोई कहां से शुरू कर रहा है, कोई कहां से शुरू कर रहा है। आरपीसी में आप ये क्लेम नहीं कर सकते मेरा क्वेश्चन सही है, मेरा आंसर सॉरी, ये कभी क्लेम नहीं हो सकता। न वो कोई आंसर की जारी कर सकते हैं कि इसका ये सेट फॉर्मेट में ये आंसर है। ये आपकी जो शब्द शैली, वाक्य शैली, आपकी जो विचार है, आपके थॉट है, वो आप किस तरह से, आपकी लेखन शैली है, उस पर डिपेंड करता है आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और कॉपी चेक करने वाले की भी आइडियोलॉजी पे भी काफी, एक विचारधारा क्या है उसकी, वो क्या उसमें देखना चाह रहा है। आपको जो कॉमन चीजें हैं वो वहां करनी है, पेज भरना है, लेकिन मुख्य मुद्दे से, थीम से बाहर नहीं जाना है, मुख्य विषय वस्तु से बाहर नहीं जाना है। उसको मैंने एडिशनल क्या क्या चीजें बता दी, उस चीज को प्रूव करने के लिए, वहां पर उस चीज को और अधिक साक्ष्य देने के लिए। साक्ष्य क्या देते हैं कि कोई, अगर आप किसी गुण की बात कर रहे हैं, किसी साहित्य की बात कर रहे हैं, या कोई ऐसी मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो उसको और प्रूव करने के लिए उसके साथ साथ क्या एडिशनल चीजें आप डाल करके देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें बताते हुए लास्ट में उसको सम अप करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पल्लवन या आपका वृद्धिकरण या इंग्लिश का एलेबोरेशन। अगली बात है आपकी, हम आते हैं अनुवाद पे। देखिए, अनुवाद जनरली एक सिंपल सा है, कोई इसमें कोई अलग आर्ट नहीं है। पल्लवन लिखना, संक्षिप्तीकरण लिखना, उसमें आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करना होगा चीजें, वो आर्ट है, वो आपकी विचारधारा, आपकी लेखन शैली, उस पर डिपेंड कर रहा। अनुवाद क्या है, हिंदी में लिखा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, और इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करना, वो एज इट इज करना होता है।
लेकिन इसको भी अच्छा किया जा सकता है न आते हुए भी। कोई इंग्लिश में बहुत पुअर है, कोई हिंदी में बहुत पुअर है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा, उसको हिंदी नहीं आती, हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती है। फिर भी आपको पता है 10 मार्क्स का हिंदी में और 10 मार्क्स का इंग्लिश में। अब आप चाहते हो साहब इसमें से मेरे तो मार्क्स कट रहे हैं, दोनों में ही कट रहे हैं, ना हिंदी से इंग्लिश कर पा रहा हूँ ना इंग्लिश से हिंदी कर पा रहा हूँ, तो आपके तो 20 मार्क्स तो आपने बिल्कुल ही गिव अप हो गए, है ना। ऐसी स्थिति में आपको एवरेज मार्क्स लाने हैं, तो क्या किस तरह की स्ट्रेटेजी, अगर जिसका अच्छा है उसको तो क्या ही सोचना समझना, वो तो सिंपली करेगा। लेकिन वो भी गलती करता है। वो क्या गलती करता है, बहुत अच्छा मानता है खुद को कि मैं इंग्लिश का अच्छा ट्रांसलेशन, हिंदी में कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस दे दो 50 मुझे, मैं अच्छे से ट्रांसलेट करके दे दूंगा। लेकिन वो गलती करता है और आपको एवरेज आ रहा है, आप उससे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। वो कैसे, देखिए हम जनरली कितने भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, हम जब किसी सामने कोई 4 लाइन लिखी है, उसको जब नीचे सीधा ही दे दे पेन के साथ इसको ट्रांसलेट कर, आप इंग्लिश का जो फॉर्मेट, सेंटेंस फॉर्मेट सिस्टम है और हिंदी का सेंटेंस फॉर्मेट में वो चेंज है। आप देखें सब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रहा है, वो बहुत सारा उसका फॉर्मेशन है, वो चेंज है। हम व्हाट इज दिस, है ना, अब व्हाट इज दिस है यहाँ, तो वापस आप हिंदी में करोगे यह क्या है, तो यहाँ इंग्लिश में पहले व्हाट क्या आ रहा है, इज है, और दिस यह। तो अगर हिंदी में एज इट इज करोगे तो क्या होगा, क्या है यह। क्या आप इस तरह से करना चाहेंगे? नहीं। इसके लिए आपको पहले से माइंड प्रिपेयर करके रफ में काम करना है। जो सेंटेंस है उसको रफली फटाफट फटाफट लिखना है। अब आप करते क्या हो, जनरली होता क्या है, इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड है, वोकेब है, जो उसका आपको मीनिंग नहीं आ रहा, हिंदी का कोई ऐसी वर्ड वोकेब है जो आपको उसका मीनिंग नहीं आ रहा, इंग्लिश में कैसे लिखे उसका ट्रांसलेशन नहीं आ रहा आपका, तो आप कैसे करोगे? इसके लिए आपके पास क्या होता है कि आप रफ में, मान लो 5 लाइनें थी, 5 लाइनों का बेसिक बेसिक चीज वो क्या कहना चाह रहा है, कुछ चीजें आपको 100% समझ में नहीं आएगी, ये कहना क्या चाह रहा है नहीं आता, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता, लेकिन आप मोटा मोटी वो जो है लाइनें आप लिख दोगे, तो जो बीच में ब्लैंक्स रहेंगे आपके लिए, जो आपने वहां नीचे लिखे हैं वो ब्लैंक्स रहेंगे, उस ब्लैंक्स में आप इमेजिनेशन के, आप आइडिया से लगा सकते हो इसमें ये बात कही होगी, ये आएगी। पूरा सेंटेंस में आपको एक का मीनिंग नहीं आ रहा है, लेकिन आप पूरा सेंटेंस पढ़ते हो तो हो सकता है आप आइडिया लगा सकते हो इसमें ये सेट बैठ रहा, फिल इन द ब्लैंक्स वाली ये सीन आता है कि इसका मीनिंग ये हो सकता है। तो जब आप ट्रांसलेट करने बैठते हैं, तब आप वहां रफ में से उठा करके, जब आप बहुत अच्छे से सुंदर अक्षरों में बिना रुके, बिना काट छाट किए, बिना कुछ ऐड किए ना घटाए, आप लिखते हो पूरी 5 लाइन का एज इट इज पूरा, तो वो आपका कितना अच्छा आंसर होगा। नहीं तो वो जो अपने आप को परफेक्ट मानता था इंग्लिश में, उसने सीधे ही आंसर लिखना शुरू किया, फिर उसने देखा यार ये लाइन इसमें सही नहीं है, या ये मीनिंग इसका अप्रोप्रिएट नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, वो वहां से काटेगा, फिर नेक्स्ट वापस लिखेगा। ऐसे करते करते उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। हो सकता है उसने वो सही तरीके से लिख नहीं पाया हो। कितना भी अच्छा ट्रांसलेटर हो, वो सीधा नहीं करना। आप रफ में, टाइम लगेगा, ये देखिए आप टाइम का बहुत कॉन्स्टेंट्स रहता है इसमें, ये दिक्कत है, लेकिन आप स्पीड, अब अच्छा पहले भी मैंने बताया कि स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपको एग्जाम से 1 महीने पहले डेली 4-5 घंटे सेल्फ लिखना है, घर पे बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी लिखो आप, और स्पीडली लिखना है, आपको पेन बिना रोके। आप 3 घंटे हिंदी के पेपर में पूरे 180 मिनट आप लिखेंगे तो आपको जाके पूरा पेपर पूरा होगा, बाकी आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और उसके लिए आपको पहले लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिखने का यहाँ पे आप वो कंटेंट की नहीं बात कर रहा हूं, आपकी जो हाथ है उसकी हैबिट आनी चाहिए, उसकी जो ये मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए लिखने के लिए, आदत, ये बॉडी भी अपने अकॉर्डिंग इसका अडॉप्टेबिलिटी होती है, अडेप्टेशन होता है, तो अडेप्शन लाने के लिए आपको ये चीज करनी होगी, नहीं तो वहां आपकी हाथ की मांसपेशियां सुकुड़ वो दर्द करने लगेगी। ठीक है, अब अनुवाद के लिए मैंने बेसिक बात क्या बताई, आपको एक रफ में लिखना है, समझना है पूरा, आप क्या पता आप सेंटेंस समझ के नहीं आ रहा है, उस पर्टिकुलर वर्ड पे अटक गए आप कोई वोकैब पे, और आप अगर पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पूरी बात पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको वहां समझ में आ गई। कई बार क्या होता है, आपको एज इट इज सेंटेंस का अनुवाद नहीं आ रहा है, आप वो पूरा 3 बार पढ़ो और अपने शब्दों में लिख लो ये क्या कहना चाह रहा था, हो सकता है वो भी सही हो, 4 नंबर मिल जाए आपको। मोटी मोटी मेजर मेजर बातें लेकर के
वर्ड टू वर्ड नहीं आ रहा है, उस जो मेजर बातों को लाइन में आ जाए आपकी, बट देखना कि सेंटेंस का फ्रेमिंग सही हो आपका। वो सेंटेंस फ्रेमिंग आप सही लिख करके आप लिख दोगे तो कुछ खाली तो नहीं छोड़ के आओगे। कुछ लोग खाली छोड़ के आ जाते हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं ब्रदर, आपको अपने शब्दों में लिख दो, उसको अपने वाक्य में लिख दो। सब तो खुद के कहा, सब तो वही लेने पड़ेंगे, सब तो उसी की मीनिंग लेनी पड़ेंगे, लेकिन वाक्य खुद के बना करके वहां लिख दो। जितने 5 वाक्य तो 5 ही लिखना, 7वां वाक्य नया कहां से लाओगे? नया वाक्य तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने पूछा ही नहीं। चलिए, ये बात थी। अनुवाद को रफ में करना है बहुत सोच समझ के, क्योंकि 10 मार्क्स का एक अनुवाद है, 10 हिंदी 10 इंग्लिश में 20 मार्क्स, और वो आप बहुत हल्के में लेते हैं उसको, लेकिन आपको पता है एक एक मार्क्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस, अगला अनुवाद वाला हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका निबंध लेखन। निबंध लेखन कल मैंने, निबंध लेखन में हम जनरली क्या गलतियां करते हैं। निबंध लेखन मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए कि निबंध के क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं निबंध लेखन में क्या एक स्ट्रेटजी है, एक फ्रेमवर्क है निबंध का भी। निबंध को आप हल्के में नहीं ले सकते। 20 मार्क्स का निबंध है, आप उसको बहुत हल्के में लेकर के अपने साथ खुद को ही आप मतलब खुद के मार्क्स कम कर रहे हैं, स्वयं के साथ चीट हो रहा है। निबंध के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होना अभी से शुरू कर दें, एग्जाम से 1 महीने 1.5 महीने पहले ही। 20 मार्क्स का निबंध है, 4 या 4.5 पेजेस आते हैं आपके। वहां पे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित बिंदुओं पर या विषयों पर किसी एक पर निबंध लिखिए। वहां 4 या 5 नीचे बिंदु दिए होंगे, विषय दिए होंगे, है ना। मैंने आपको कल बताए थे 6 टॉपिक, 6 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। मान लो आपको पहला आपने विषय पढ़ा, वो उस विषय पे आपका नहीं पढ़ा हुआ, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ जरूर होगा, थर्ड जरूर होगा, सेकंड जरूर होगा, ठीक। जो आपने 6 तैयार किए उसमें से एक जरूर मिलेगा। करने कितने क्वेश्चन है? एक ही तो करना है, एक विषय पे लिखना है, तो फिर आपको दूसरों से 4 जो अन्य आए उनसे अपने को क्या लेना देना, कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 5 ही नहीं आए, लेकिन ये श्योर हूं कि जो 5 में से कोई एक ऐसा जरूर होगा जो आपने जो अभी तक 6 जो टॉपिक तैयार किए उनकी थीम सेम होगी। थीम, मुद्दा, बात, तथ्य, फैक्ट्स, जो उसकी अप्रोच सेम होगी। जब अप्रोच सेम होगी, थीम सेम होगी, मुद्दा सेम होगा, तो आप लिख लोगे। अब आप पूछेंगे कि साहब ये निबंध में क्या ऐसा लिखे कि हमें मार्क्स मिले? 20,000 लोग निबंध लिखेंगे, हिंदी की कॉपी एक टीचर के पास मैक्सिमम 500 या 100,000 कॉपी जाएगी ओनली। आप सोचोगे नहीं साहब क्या 500 कॉपी में जाती? तो 500 कॉपी जब वो चेक करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 100, 122वीं 123वीं कॉपी आती है, सब में वही सामान्य सी, रिपीटेडली स्टीरियोटाइप्ड, इंसिपिड, बुकिश नॉलेज, वही परिपाटी रूप चली आ रही है, वही सामान्य सी बातें हैं। हमारे चारों तरफ फैले आवरण को पर्यावरण कहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आतंकवाद का मीनिंग यह है कि आतंक और भय के आधार पर अपनी मांगे मनवाना और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना। नक्सलवाद का मतलब यह है कि नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के सिलीगुड़ी प्रखंड के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से 1967 को कानू सान्याल और चारू मजूमदार जैसे 2 नवयुवकों ने बंदूक के आधार पर विद्रोह खड़ा किया। उसके आधार पर, उस गांव के नाम के आधार पर नक्सलबाड़ी के आधार पर नक्सलवाद पड़ा। ये क्या है? यह आप लोग वही स्टीरियोटाइप, वही सामान्य सी परंपरागत तरीके से आप निबंध लिख रहे हैं जो 9th-10th में लिखना होता था। अब वो नहीं चलेगा। आपका निबंध वो क्यों पढ़े? क्या है उसमें ऐसा जिससे वो पढ़ने के लिए मजबूर हो? आपको अच्छे मार्क्स क्यों दें? सभी भर रहे हैं 4 पेज, आपने भी भर दिए। 4 पेज भरने, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, आप पढ़ते हैं, अभी तक ग्रेजुएट होके आए, आपको किसी भी टॉपिक पे लिखने होगा वो आप 5 पेज लिख दोगे। करना क्या है? चीजें इधर उधर संचित करके वहां लिखना होता है, उनको वहां पे पेज में डालना है। मार्क्स क्यों दे? आपको मार्क्स देने के लिए, मार्क्स पाने के लिए आपको कुछ उसमें अच्छा करना होगा। परिष्कृत बातें, रिफाइंड बातें डालनी होगी। रिफाइंड और परिष्कृत बातें क्या, कौन से पैराग्राफ में लिखनी है,
किस पैराग्राफ में क्या बातें लिखनी अपन चर्चा करेंगे। निबंध के 6 टॉपिक है, वापस उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 6 टॉपिक एक बार में वापस अगर मान लो बता देता हूं। चलिए 6 टॉपिक है निबंध के अपने। देखिए निबंध 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 बंध से बना है, नि उपसर्ग है। निबंध किसी टॉपिक, किसी मुद्दे, किसी विषय को आप उस पे संपूर्ण तथ्यों, संपूर्ण आयामों, पक्षों पर चर्चा करते हैं, उसके सापेक्ष, निरपेक्ष, उसके प्रतिकूल, उसके अनुकूल, उसके सकारात्मक, उसके नकारात्मक, उसके भविष्य, उसके भूत और उसके वर्तमान, सभी पक्षों पर सभी विचार करते हुए तथ्यों पर उसको एक इस तरह से समाविष्ट करते हैं, वापस उसको पुनः उसको बांधते हैं, सारी चीजों को वापस उसमें समेटते हैं, सभी पक्षों पर प्रकाश डालते हुए वो निबंध है। उसको क्लोज करना जरूरी है, एक बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह। ऐसा नहीं कि उसको आपने ओपन रख लिया, किसी भी जगह से आपको ओपन नहीं रखना, उसको वापस इस तरह से सीलते हैं, फुटबॉल सीलते हैं ना, ताकि वो एक मजबूत प्रकाश पुंज की तरफ हो, और वो निबंध तब कहलाएगा ताकि वो पूरा पढ़ने सारे सारे आयामों को, उसमें कुछ भी आपको पीछे नहीं छोड़ना है उस मुद्दे पे, विषय पर। निबंध के मैंने 6 टॉपिक, पहला मैंने बताया था पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडीज। पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या है, कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, आपका वायु प्रदूषण है ना, पर्यावरण प्रदूषण, आपका पारिस्थितिकी तंत्र का बिगड़ता समायोजन, जैव पारिस्थितिकी असंतुलन, कुछ भी हो सकता है ना। धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे जल प्लावन हो रहा है, लाइक कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उन लोगों में वाटर लेवल बढ़ने से वो लोग डूब रहे हैं, ऐसी कुछ भी चीजें हो सकती है, वो क्या आपका पर्यावरण अध्ययन है। उसमें टॉपिक कुछ भी प्रदूषण से आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग पे आपका, और भी कोई क्योटो प्रोटोकॉल पे आ जाए, या कुछ भी ओजोन पे आ जाए, जैव परिस्थिति आ जाए, ये हो सकता है। सेकंड आपका है, अपन ने चर्चा की थी, सेकंड टॉपिक है महिलाओं से संबंधित मुद्दे। महिलाओं से संबंधित मुद्दे, महिलाओं से संबंधित मुद्दे में क्या क्या हो सकते हैं। महिला सशक्तिकरण हो सकता है, महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन शोषण, पॉक्सो एक्ट, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, विधवा विवाह, कुछ भी चीजें जो एज ए समस्या की बात करें, वो आपके कोई भी मुद्दा हो सकता है महिलाओं से संबंधित, है ना। वर्तमान भारतीय महिलाओं की भूमिका, वर्तमान भारतीय समाज में, लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका, किसी भी तरह के कोई भी आप उसका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 2। अगला है आपका आंतरिक सुरक्षा। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के क्या क्या मुद्दे हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर विभेद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, ये कुछ भी मुद्दे हो सकते हैं आपके, किस में आएंगे, आंतरिक सुरक्षा। भारत में आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख मुद्दे, भारत में नक्सलवाद, आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता, है ना, या और भी इससे संबंधित कुछ भी मुद्दा हो सकता है ना, हिंसात्मक जो भी आंदोलन वगैरह है, ये भी वगैरह। तो वो है आपका आंतरिक सुरक्षा, तीसरे नंबर। चौथा है आपका मीडिया। यहां मीडिया से तात्पर्य है आपका पत्रकारिता, जर्नलिज्म। मीडिया यहां क्या है, पत्रकारिता। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म मीडिया, पत्रकारिता, वो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों है। ये इस पे
मीडिया की दशा और दिशा, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, भारतीय समाज पर मीडिया की भूमिका, मीडिया और लोकतंत्र का दर्पण वगैरह, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ अपनी मूल विषय वस्तु क्या है, मूल थीम क्या है, मुख्य थीम है आपकी मीडिया। अगला है आपके तकनीकी, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, तकनीकी, उसमें कौन सी हो सकती है? साइबर, आईटी, है ना, सोशल मीडिया, है ना। अब कुछ भी हो सकता है इसमें। ये हो सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत समाज पर प्रभाव, लोकतंत्र में भूमिका। अब आप कहोगे सोशल मीडिया की लोकतंत्र में भूमिका, पॉजिटिव और नकारात्मक दोनों बतानी है आपको। सोशल मीडिया की समाज पर भूमिका, युवा वर्ग पर भूमिका, महिलाओं के संबंध में इसकी क्या भूमिका, सभी तरीके से साइबर क्राइम, इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव, तकनीकी वरदान या अभिशाप, साइबर तकनीकी वरदान या अभिशाप, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, सोशल मीडिया और युवा, आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। इस तरह का टॉपिक है वो आपके क्या आएगा, ये वाला 5वां नंबर का टॉपिक। 6 नंबर टॉपिक, लोकतंत्र। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक मूल्य, किसी भी लोकतांत्रिक मूल्य की बात हो सकती है। या लोकतंत्र पर बात हो सकती है। अब आपको लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक मूल्य, मानवाधिकार, सूचनाधिकार, ये जितनी भी जो चीजें हैं जो डेली हम देख रहे हैं, वो है लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र में जो निर्वाचन प्रणाली, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, भारतीय लोकतंत्र में ये जातिवाद, ये मूल्य हो गए ना। आप जब वो कोई समस्या की बात करेंगे, मुख्य मुद्दे, भारतीय लोकतंत्र में उपराष्ट्रवाद, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाले स्तंभ, इस तरह से, या भारतीय लोकतंत्र कितना सफल कितना असफल, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है ना। तो ये जो लोकतंत्र के जितने भी मुद्दे हैं, डेमोक्रेसी, सही गलत, आगे, दिशा दशा, जो भी है, वर्तमान भविष्य, है ना, इंडियन डेमोक्रेसी संबंधित वो, और उससे कोई लोकतंत्र का मूल्य है, कोई भी पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, है ना, न्याय, लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जो आपकी प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना के जो टॉपिक है, एक एक जो बिंदु, वो कितने इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है, वो सारे चीजें आपके इसमें ये है। वो किसी भी टॉपिक पे अगर आता है तो वो क्या है, आपका डेमोक्रेसी है। लेकिन इसकी थीम क्या है? बेसिक थीम है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्य। ये हो गया, 6 टॉपिक हो गए। 6 टॉपिक में हमें क्या लिखना है ताकि वो शुरू कहां से करें और क्या 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 चीजें लिखें ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। ट्रेंड क्या है हमारा निबंध का? हम वही परिपाटी वाला ट्रेडिशनल निबंध लिखते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन लोकतंत्र है, अब्राहम लिंकन, नीचे लिखा, बात खत्म, है ना। वहां से शुरू करते हैं अपन कुछ भी। प्रश्न क्या दिया है वो कोई मतलब, हमने डेमोक्रेसी पे लिखना है, पर्यावरण पे लिखना, हमारे चारों तरफ फैले हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। हमें लिखना है मीडिया, साइबर का मतलब ये होता है, अर्थ समझाते हैं उसकी क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है, कौन कौन सी कंपनियां काम करती है, ये वगैरह सारी,
नहीं, हमें फर्स्ट पैरा इंप्रेसिव कैसे बनाना है, प्रथम पैरा में वो चीजें आप वहां डालें, उसके लिए वो पढ़ने को मजबूर हो। देखिए, आप अगर ट्रेडिशनल बात लिखेंगे तो वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ेगा, ट्रेडिशनल मार्क्स देगा, 2, 3, 4, 5, 6। आपको मार्क्स चाहिए 14 आउट ऑफ 20, 20 में से 13 या 14 मार्क्स चाहिए, तो आपको कुछ अच्छा सा डिफरेंट लिखना पड़ेगा, इफेक्टिव लिखना पड़ेगा, इंप्रेसिव लिखना पड़ेगा। अब इफेक्टिव और इंप्रेसिव में क्या क्या बात डालें। आप जनरली आप लोग मूवीज देखते होंगे, आपने ये नोट किया होगा कि मूवी का जो फर्स्ट सीन होता है वो कुछ हटके होता है, डिफरेंट यूं होता है कि वो मूवी एक ट्रेडिशनल तरीके से शुरू नहीं कर रहा होता है। मूवी का जो, या तो देखना आप इस तरह से लेगा, एक सस्पेंस क्रिएट करेगा, या जो मूवी का मुख्य मुद्दा है कि ये मूवी किस पर चलेगी, किस मैटर पे चलेगी, वहां से शुरू होगी। इसकी मुख्य थीम या जॉनर क्या होगा, वहां से होगा। क्राइम है, लव स्टोरी है, कोई ड्रामा है, या कोई आर्ट मूवी है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, वो क्या है। देखिए आप मान लो वो अभी ट्रेडिशनल यही है कि एक बारिश हो रही है, रात का समय है, बिजली चमक रही है और बिजली की कड़कड़ाने की आवाज आ रही है। एक ब्लैक लंबी सेडान कार आती है, पोर्च में आके रुकती है। एक वाइट शूज सबसे पहले बाहर निकलता है, वाइट शूज आपको दिखता है, कैमरा वहीं पर, वीडियो। व्हाइट शूज के बाद फिर आप देखते हैं एक व्यक्ति बाहर निकलता है जो रेन कोट पहना हुआ, हैट लगाया हुआ, सिगार पी रहा है, उसकी शक्ल नहीं दिख रही है, उसके छाता पकड़ के बाहर आता है वो, और एक रेन कोट में से एक पिस्टल निकालता है और फायर करता है, और वहां किसी की डेड बॉडी आपको दिखाई देती है, और वो आदमी वहां से गायब हो जाता है, पुलिस आती है उसको। अब वो स्टोरी वहां फिर वापस फ्लैशबैक में चली जाती है। अब आप देखेंगे, आप स्टोरी कहां चली गई, फ्लैशबैक में चली गई। फिर वहां आप देखेंगे वो स्टोरी वहीं खत्म होगी, फिर स्टारिंग आता है, कौन कौन नाम है, क्या कास्ट, क्या कास्ट, कौन कौन है इसमें, पूरा डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है वहां। तो ये जो पहले 10 मिनट है उस मूवी के, वो 10 मिनट आपका पहला पैरा है। आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि उस 10 मिनट में क्या क्या चीजें आपको डालनी है। तो 10 लाइनें कहें या 7-8 लाइनें, आप वहां वो क्या था उसका, उस किसी घटना पर क्या मूवी बनी है, उसकी थीम क्या है, वो वहां पे चर्चा शुरू होगी। इसी तरह से आपको जब आप निबंध लिखने की शुरू करें, तो आपका जो निबंध का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का वर्तमान में क्या रिलेवेंस है, ये अभी इस टॉपिक पर हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, इस टॉपिक क्यों आया, ये मुद्दा क्या है, उसको वर्तमान की किसी घटना से जोड़ते हुए शुरू करना है। वहां वो मूवीज वापस जब फ्लैशबैक में जाती है, तब आप देखते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, खेलता भाव में, या जैसे भी उसकी कॉलेज एजुकेशन, स्कूल, फिर वो कॉलेज में जाता है, उसको लोग मिलते हैं, उसके फ्रेंड मिलते हैं, वहां फिर जो धीरे धीरे वो डेवलप होती है। लेकिन हमें भी वो इसी तरह से करना, पहला पैरा जो फर्स्ट जिस तरह से उसका सीन है वो मूवी का, वो इसी तरह से वहां पे अप्लाई करना है। सेकंड पैरा में आप फिर वहां से जो आपकी ट्रेडिशनल बात है वहां से शुरू करें। ट्रेडिशनल बात में क्या क्या चीजें, ट्रेडिशनल में पहली बात आप फिर कहते हैं कि भाई इसकी परिभाषा आप यहाँ लिखते हैं कि भाई पर्यावरण किसके कहते हैं, पर्यावरण में क्या क्या घटक होते हैं, कैसे पर्यावरण प्रदूषित होता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंकवाद के कौन कौन से संगठन है, क्या क्या भारत में क्या चाहते हैं, नक्सलवाद क्या होता है, मीडिया की क्या परिभाषा है, मीडिया के कौन कौन से क्या क्या अंग है, कौन कौन सी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है वगैरह, इसके क्या उद्देश्य है, क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, जो भी चीजें वो आप कहाँ से शुरू करते हो, जो बेसिक चीजें, जो ट्रेडिशनल चीजें, वो सेकंड पैरा से। फर्स्ट पैरा में वो ट्रेडिशनल और स्टीरियोटाइप फैक्चुअल चीजें नहीं डालनी होती है। तो बोलो आप, अब आप कहोगे साहब ये वर्तमान से जोड़ते हुए घटना कहाँ से लाए, कहीं से भी ला सकते हो आप। अब मान लो ये 6 टॉपिक है, डेमोक्रेसी की बात होगी, भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा, भारतीय लोकतंत्र, मीडिया की भूमिका, भारतीय लोकतंत्र में ये निर्वाचन व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र में धन बल और बाहुबल, कुछ भी टॉपिक हो जाए आपको वर्तमान मीडिया की दशा और दिशा, महिलाओं से संबंधित कुछ भी आ गए, महिला सशक्तिकरण के बारे में, या महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला कार्यस्थल पर यौन शोषण, या और भी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, पॉक्सो एक्ट के बारे में बात कर ली।
ये आपके टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम की बात होगी, भी साइबर क्राइम बढ़ते समाज को, एक समाज के लिए कितना अभिशाप, साइबर क्या कहते हैं तकनीकी, साइबर तकनीकी कितनी सूचना तकनीकी कितनी वरदान कितनी अभिशाप, दशा और दिशा समाज पर बढ़ता है इसका दुष्प्रभाव वगैरह कुछ भी। अब आप कहोगे सब रेलेवेंट बात कहाँ से लाए? रेलेवेंट बात अभी जो आपकी घटना दिमाग में कहीं पर भी कुछ भी उससे रेलेवेंट हो वहां से उठाए। मान लो आपको इसकी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में आप अभी ले लें कि हाल ही में हुए कोप सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित कोई बात, हाल ही में कोई द्वीप थे उसकी अभी कोई एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वो एक अगर वो 10-20 साल में अगर वहां वाटर लेवल और बढ़ता है 5-7 इंच तो वो पूरा टापू है जो आइलैंड वो डूब जाएगा, द्वीप। तो ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग की और बता रहे हैं आप, है ना। आप वहां से शुरू कर रहे हैं कि हाल ही के न्यूज समाचार पत्रों में, है ना, कि प्रकाशन हुआ था कि ये टापू है, इस नाम है, इसमें ये वाटर लेवल बढ़ता है ये, या आप बताते हो अभी जो असमय जो बारिश होना, जलवायु परिवर्तन होना, जैव पारिस्थितिकी का बिगड़ता संतुलन, विकास और पर्यावरण संतुलन के बीच में बिगड़ता समायोजन, है ना, असमय बारिश, असमय तापमान वृद्धि, ऐसी हजारों जो समस्याएं हैं, जो बहुत सारी नई नई बीमारियां हैं ये जो आ रही है, ऐसे क्या इसके कारण है वगैरह, ये इस पे आप पहला जो आपका है वो रेलेवेंट आप डिस्कस करेंगे। एक मिनट, हेलो, अब आप कहोगे साहब ये मान लो इसका तो मैंने यहां से ले लिया, दूसरा टॉपिक है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में आप कोई घटना का जिक्र कर लें कि हाल ही में नक्सलवादी ने वहां अटैक किया और वहां ये हुआ, वहां से शुरू ले लें। आतंकवादी कोई घटना का विवरण ले लें, आतंकवादी में कोई ऐसी कोई और जानकारी, कश्मीर मुद्दे पे ले लें या किसी और मुद्दे पे, संसद में कोई बिल पास हुआ उसको ले लें, कोई और अफस्पा पे कोई आया, मणिपुर की कोई घटना हुई उसको ले लें, कोई और उपराष्ट्रवाद की सांप्रदायिकता की कोई बात हुई, उससे वहां घटना को रिलेट करते हुए आप शुरू करेंगे। पहला पैरा है वर्तमान में समसामयिक घटनाक्रम को शुरू करते हुए आपको वहां से का जिक्र करते हुए वहां से शुरू करना है। पहला पैरा, आपका प्रथम पैरा क्या होगा? प्रथम अनुच्छेद समसामयिक घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम समसामयिक मुद्दे का वर्णन करते हुए आरंभ करना, प्रथम पैरा। अब समसामयिक घटनाक्रम आप अपने ये 6 टॉपिक है आप अपने मन में पहले से क्रिएट कर लें, ठीक है। डेमोक्रेसी है आपका, महिलाओं संबंधित है आपका, इंटरनल सिक्योरिटी है आपका, साइबर सिक्योरिटी है आपका, साइबर क्राइम है आपका, ये टेक्नोलॉजी है, डेमोक्रेसी है, जो टॉपिक है, मीडिया, लोग, मीडिया की कोई बात कर ले कि मीडिया में अभी कुछ ऐसी कोई घटना हुई हो, किसी न्यूज़पेपर के किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी खबर छापने की वजह से उसके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई हो, कुछ ऐसा उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी और उसके विरुद्ध कोई ऐसी घटना हुई, उसको लेते हुए आप वहां से शुरू करते हो। तो एक बहुत डिफरेंट सा एक हट करके आप अगर शुरुआत देते हो उसकी, तो वो आपको वहां से एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, इफेक्टिव जाता है। और आप फिर ये ऐसा क्यों अपन क्यों कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं निबंध की, ये हम ये निबंध लिख क्यों रहे हैं, ये निबंध लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, वो तो क्वेश्चन में लिखा है, आपको लिखना पड़ रहा है, लेकिन एज ए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको किसी चीज पे कहीं से उसका इनिशिएशन होगा तभी तो आप उस मुद्दे पर जाएंगे। तो आप वो समसामयिक मुद्दे घटनाक्रम का आपको जिक्र करते हुए, उसका वर्णन करते हुए, उससे को रिलेट करते हुए सहसंबद्ध करते हुए आपको उससे शुरू करना। अब आप उसमें शुरू में क्या क्या बातें लिखेंगे? पहली बात उस घटना के बारे में, फिर उसके बाद ये लिखो कि ये समस्या क्यों आई है,
है ना। अब जैसे मान लो ये है कि हाल ही में मणिपुर पर ये नक्सलवादी, या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये हुई ये घटना, है ना, जिसमें इतने सुरक्षा बलों की मृत्यु हुई। आज भी आजादी के 70 साल बाद भी आज भी भारत में लोकतंत्र के समानांतर इस तरह की जो स्वायत्त सरकार जिस तरह से जो है ना ये अभी भी संचालित हो रही है, इस तरह से क्या है नक्सलवाद, क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या नक्सलवाद की आखिर क्या है मांगे, है ना, आखिर सरकार क्यों नहीं सफल हो पा रही इनको रोकने में, क्या इसके सुधारात्मक प्रयास होने चाहिए, दंडात्मक या सुधारात्मक जो भी है ना। ऐसे हजारों प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं जिनके जवाब अपेक्षित हैं। ये लाइन लिखते हुए आप आगे शुरू करते हो, पहला पैरा यहाँ खत्म करते हो। ये पर्यावरण के बारे में मान लो कि ये इतनी सारी असमय मौसम परिवर्तन, असमय कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, नित नई बीमारियां, नई तरह के वायरस, आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जैव पारिस्थितिकी का बिगड़ता संतुलन और विकास और जो पर्यावरण के बीच में असंतुलन समायोजन नहीं हो पा रहा है, और बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो समुद्र लेवल बढ़ रहा है, टापू पर बसने वाले देश डूबने की कगार पर है। ऐसी अनेक समस्याएं हमारे निरंतर सामने जो उत्पन्न हो रही है। आखिर क्या है पर्यावरण प्रदूषण, आखिर क्या है इसको रोकने के उपाय, अभी तक क्यों नहीं वैश्विक जो है संगठन इसको रोक पाने में नियंत्रित कर पाने में रहे हैं सफल, अभी तक क्या क्या हो रहे हैं इसको रोकने में प्रयास। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में निरंतर प्रकाशमान है या उत्पन्न हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, जिनके जवाब अपेक्षित हैं। ऐसा करते हुए आप ये आंसर लिखते हो, ठीक है। ये चीजें पर्यावरण प्रदूषण में आपका कोई भी ऐसा थीम आती है जिसमें नक्सलाइट मूवमेंट है, कोई भी आपका आतंकवादी घटना है, उसको वहां से रिलेट करते हो कि हाल ही की में मीडिया की ये घटना से ये प्रश्न हमारे दिमाग में उत्पन्न हुआ कि आखिर क्या क्या ये है, आखिर क्यों मीडिया पर ये प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि मीडिया सकारात्मक भूमिका नहीं है। लोकतंत्र का जो दर्पण, आम आदमी की आवाज, शासक व शासितों के मध्य संपर्क सेतु, उम्मीद, अंधेरे में उम्मीदों का या अंधेरे में एक प्रकाश का जो प्रकाश किरण की जो संज्ञा, और लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहलाने वाला ये मीडिया आज इस तरह से अपने मुख्य कार्यों से भटक करके गौण कार्यों की तरफ क्यों मतलब बढ़ रहा है। ऐसी क्या जो है ये चिंतित चकित और विचलित होने का विषय है। आखिर क्या है इसके कारण, मीडिया को नियंत्रित करने का क्या होना चाहिए तरीका, मीडिया सकारात्मक समाज में सकारात्मक भूमिका निर्वहन करे इसके लिए क्या होने चाहिए उपाय। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में निरंतर प्रकाशमान है जिनके जवाब अपेक्षित है। अब इस तरह से करके आप उस चीज को, पहले पैरा को, वर्तमान की किसी घटना को, किसी समस्या को इस तरह से करते हुए आप यहाँ ये लिखते हैं। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में जिनके जवाब अपेक्षित हैं। यहां आप ये करते हुए इसको यहीं समाप्त करते हो। जैसे टॉपिक से रिलेटेड है, किसी महिलाओं के हाल ही में, महिलाओं से संबंधित कोई क्राइम की बात आ गई, हाल ही में उस जिले के उस घटना स्थल पर, उस विद्यालय में या उस जगह पर महिलाओं के विरुद्ध इस तरह की कोई घटना हुई जो पूरे देश में सनसनी फैला दी।
अखबारों की सुर्खियों में नित नई दंश झेलती आधी आबादी आज भी 70 साल के लोकतांत्रिक समाज में महफूज या सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। आखिर क्या है महिलाओं की इस दुर्दशा या इस स्थिति का जिम्मेदार? आखिर कौन है इसके सुधार के लिए सही रूप से जिम्मेदार? सरकार या समाज खुद या खुद महिलाएं? ऐसे है ना, क्या होना चाहिए सुधारात्मक या सशक्तिकरण के प्रयास? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में निरंतर प्रकाशमान है, उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके जवाब अपेक्षित हैं। ये करके आप 5-7 लाइनें पहले किसी घटना का जिक्र करते हो, उसका विवरण देते हो, वो फिर आप वहां से शुरू करते हो। ये पहला पैरा आपका होना चाहिए। पहला पैरा इंप्रेसिव, इफेक्टिव और आकर्षक, रोचक होना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम पैरा आपका कैसा होना चाहिए? आकर्षक या रोचक। प्रथम पैरा के लिए रोचक आकर्षक बनाने के लिए आपको समसामयिक घटना, आकर्षक, रोचक, प्रभावी। तो पहला पैरा आपका जब प्रभावी होगा तो वो जाकर के आगे उसको देखेगा ये इसने डिफरेंट स्टाइल से लिखा है, तो क्या लिखा उन्होंने, फिर आप वहां से लिखना शुरू करते हो। अब आप कह रहे हो यहाँ जवाब अपेक्षित हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, ऐसे करके बड़ा सा अपेक्षित है के बाद ये लगा करके जब शुरू करते हो तब आप वहां ट्रेडिशनल में आ जाओ वापिस। पहला पैरा के बाद जैसे ही आप ट्रेडिशनल में आते हो तो ट्रेडिशनल में क्या क्या बातें लिखते हैं आप देखो। ट्रेडिशनल में आपका सेकंड पैरा आ जाए, उसका सामान्य परिचय। उत्पत्ति, है ना, सामान्य परिचय, उत्पत्ति, उद्भव, जो भी है उसका एक ही बात है। और या पीछे का इतिहास, पास्ट, उसका पास्ट है ना, भूतकाल पे आप चर्चा कर ले सकते हैं, किसी भी विषय पर, मुद्दे पर, जो भी है उसका सामान्य परिचय आप देते हैं कि भी क्या है, कैसे हुआ, इसको डिफाइन कर सकते हैं आप, परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर किसी के बारे में साइबर क्या है, साइबर क्या परिभाषा यहाँ दे सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में उसकी पूरी विचारधारा, उसके बारे में वो क्या है, मूल थीम, ये मूल जो मुद्दा है यहाँ पे आप थीम को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपका कहाँ होगा? सेकंड पैरा में। कौन सा पैरा? सेकंड पैरा। मूल थीम, विषय, विषय की शुरुआत, यहाँ पे आपकी उत्पत्ति, उद्भव, उसके इतिहास के बारे में, भूतकाल के बारे में, ये आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो कौन सा होगा आपका पैरा? सेकंड पैरा। अगला है आपका थर्ड पैरा। इसमें मान लो वैसे एग्जाम्पल, अब आप कहोगे साहब सेकंड पैरा में कौन कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आप वहां यहां से आप शुरू करते हो। जैसे महिलाओं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते, भारत में इस तरह की एक परंपरा रही थी, भारत में वैदिक काल में रही था, मध्य काल में आते आते महिलाओं की स्थिति खराब हुई, ये कारण रहे समाज में। ये महिला में आज भी देवी और दासी का रूप दिया जाता है, लेकिन बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। आज भी पुरुषवादी मानसिकता एक पंख से उड़कर जाने की इच्छा रखती है। ये हुआ ना, महिलाएं आज भी बैसाखियों पर खुद ही जिम्मेदार है। आज भी हम देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए महिलाएं स्वयं जिम्मेदार हैं। वो स्वयं चाहती है कि बेटी नहीं हो, बेटा हो, और बेटे को प्राथमिकता महिलाएं खुद देती है। घर में, परिवार में देखते हैं वगैरह, वो सारी चीजें आप अपने यहाँ, वो जो सामान्य परिचय वगैरह है वो यहाँ देते हैं। पहले पैरा में आप वहां से उसका एक अच्छे से प्रभावी तरीके से शुरुआत करते हैं। ये हो गया आपका सेकंड पैरा। अब आप यहाँ आपके पर्यावरण वाली वही बात, यहाँ के पर्यावरण में ये 4 घटक होते हैं, ये मंडल होते हैं, ओजोन मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल वगैरह सारी चीजें हैं। धरती ऐसे इतने टेम्परेचर पे ये बढ़ता है, वहां से सूर्य की किरणें पड़ती है, कार्बन उत्सर्जन होता है वगैरह, औद्योगिकरण वगैरह सारा, ये आप पहले पैरा में लिख रहे होते हैं। जो भी उसका रिलेवेंट जो टॉपिक है, जैव पारिस्थितिकी है तो उसके जैव पारिस्थितिकी अलग होंगे वो फैक्ट्स, आपका जलवायु परिवर्तन के अलग होंगे, ग्लोबल वार्मिंग के अलग होंगे, आपका वायु प्रदूषण के अलग होंगे। ठीक है, तो वो नक्सलवाद का अब आप लिखोगे वहां पे कि ये आपके 1967 से ये शुरू हुआ, आतंकवाद की ये परिभाषा है, भाषावाद ये होता है, सांप्रदायिकता इसको कहते हैं, सांप्रदायिकता में ये है वगैरह, ये सब चीजें आप कहाँ से लिखते हो? सेकंड पैरा से लिखते हो। तकनीकी, साइबर तकनीकी क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आती है, तकनीकी की क्या परिभाषा है, साइबर की क्या परिभाषा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे कहते हैं वगैरह, सारी बातें कहाँ लिखते हो? सेकंड पैरा में। ठीक है, अब आप जब थर्ड पैरा में आते हो, अब पैरा, मैं एक और चीज बताता हूँ, पैराग्राफ राइटिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पैराग्राफ अब अगली बात,
बेसिक बात यह है कि जब आप लिखते हो तो एक तो पैराग्राफ राइटिंग में लिखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग है ना, पैराग्राफ अनुच्छेद में लिखेंगे, सेंटेंस पूरे। वो पैराग्राफ की मैंने आपको बताई थी कि आपको एक पैराग्राफ एक ही उससे शुरू करना है। मान लो आपने यहां से शुरू किया है पहला पैरा, तो सेकंड पैरा भी यहीं से शुरू करें और थर्ड पैरा भी इसी अलाइनमेंट में शुरू करें, लेकिन आपकी जो सेकंड लाइन है उसकी पैरा की यहां आएगी, यहां तक आएगी, इसकी भी ऐसे। पैराग्राफ राइटिंग एक ही अलाइनमेंट होना चाहिए। अलाइनमेंट आपको जो लेटर राइटिंग में बताया उसी अलाइनमेंट में वो सुंदर दिखता है। एक पैरा में एक ही तरह की बात लिखना है, एक पैराग्राफ में एक ही आयाम, एक ही डायमेंशन, एक ही पक्ष, है ना, एक तरह ही आयाम या पक्ष पर चर्चा करना है। आपको डिफरेंट आयाम पे नहीं जाना है। मान लो आप उत्पत्ति उसके बारे में कुछ सामान्य परिचय दे रहे हैं तो वो पहले एक पैराग्राफ में दोगे, सेकंड पैरा में। अगर आप कारण लिख रहे हो तो कारण एक ही पैराग्राफ में। आप प्रभाव लिख रहे हो, प्रभाव एक भी, परिणाम, ठीक है, प्रयास, सुझाव, ये आपके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। हर पैराग्राफ में आपको एक ही डायमेंशन पे चर्चा करनी है। अगर कारण लिख रहे हैं तो सारे कारण उसी में डाल दो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी रीजन है। प्रभाव भी, क्योंकि आपके पास इतना जगह नहीं है और वो लिखने में कि उक्त समस्या का मुख्य कारण ये है कि, उसी में आपको हेडिंग देने के, शीर्षक देने के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पैराग्राफ राइटिंग में निबंध लिखना होता है। तो निबंध के जो डायमेंशन है मैंने आपको बताया, पैराग्राफ राइटिंग में लिखना है, उसकी एक लयबद्धता हो, क्रमिकता हो। क्रमिकता मतलब ऐसा नहीं हो कि पहले प्रभाव लिखे फिर कारण लिखे, पहले परिणाम लिखे फिर कारण लिखे, नहीं, पहले कारण फिर परिणाम प्रभाव आएंगे। उसकी क्रमबद्धता, लयबद्धता, ठीक है। अब आप इसमें क्या क्या चीज डाल सकते हैं, चलो वो अपन और देखते हैं। अब आपका ये चल रहा है थर्ड पैरा। थर्ड पैरा में आप उसके बारे में कारणों पे चर्चा कर रहे होते हैं। थर्ड पैरा क्या है आपके, कारण क्या है, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहे हैं, क्या इस समस्या का मुद्दा कैसे क्रिएट हुआ। कोई भी, अगर आप डेमोक्रेसी में कुछ भी, आप अगर नैतिक अवमूल्यन की बात कर रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो कारण, समस्या का मूल कारण, उस पर डिस्कस करेंगे। तो जब थर्ड पैरा है आपका, कारण थर्ड या फोर्थ जो भी आए, आपको उस फेजेस में चलना होता है क्रमिक तरह से। अब उसमें आपको वो कौन कौन सी चीजें डालनी होती है, किसी भी तरह के ऐसे जो निबंध लिख रहे होते हैं, निबंध में आपको कारण परिणाम जो भी हो, उसमें बहुत सारे डायमेंशन होते हैं आपके, है ना। ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र कर सकते हैं, राजनीतिक, वो जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सारी, धार्मिक, सामाजिक, है ना, ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, जो भी व्यवस्था का पार्ट है आपके, जिस समय जिस डायमेंशन पे आप कारण पे लिखे हैं, तो ये इसके ये हो सकते हैं, परिणाम ये हो सकते हैं, दुष्प्रभाव ये हो सकते हैं, आपकी तरफ से आप ये देख भाई कि ऐतिहासिक ये कारण रहे। अब राजनीतिक रूप से आप कारण बता दो, फिर राजनीतिक रूप से अभी वर्तमान में क्या प्रयास हो रहे हैं, राजनीतिक रूप से क्या होने चाहिए काम, तीन तरफ से, ये आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों आप इसमें डाल सकते हो। धार्मिक रूप से किसी भी समस्या के क्या रीजन हो सकते हैं कि हम धर्म में क्या मान्यता देते हैं। हम देखो, मान लो अगर हम सकारात्मक करें तो धर्म में हमने प्रकृति की पूजा करते हैं वगैरह। ये आप देखो, आप सोचेंगे तो डायमेंशन अलग तरह से निकलेगा, आपके मन में विचार, आइडियाज, थॉट क्रिएट होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे। आपको ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां, सिंपली आप एक फ्लो में लिखते जाएंगे तो ये आपके सामने आ सकते हैं। अब आप कहोगे कि साहब मैं क्या क्या चीजें निबंध में डाल सकता हूं। निबंध में आप किसी तरह के कोई वो कोटेशन डाल सकते हैं, इस तरह से, है ना, कोटेशन, उद्धरण, उद्धरण कहते हैं जिसको, कोटेशन। वो कोटेशन आपके दोनों में हो सकते हैं, पद्य हो सकते हैं और गद्य हो सकते हैं। किसी महान विचारक, मैंने बताया ना, साहित्यकार, दार्शनिक, उसकी कोई महान बात है या उससे रिलेवेंट आपको कोई दोहा आ रहा है, कविता की कोई दो पंक्तियां याद आ रही है, तो सिंपली आप उसको क्या करें,
इस तरह से पैराग्राफ आया आपका, ये पैराग्राफ है, यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ, यहाँ आप वो कोटेशन डाल के इस तरह से लिख सकते हैं, फिर वापस सेकंड पैराग्राफ आप, लेकिन ये कोटेशन आपका उससे रेलेवेंट हो, प्रासंगिक हो, उससे मुख्य मुद्दे उस बात से जुड़ा हुआ हो, उस बात को आगे बढ़ा रहा हो, उस बात को आगे ले जा रहा हो, उसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हो, उससे रिलेवेंट हो। मैंने एक दिन और पहले भी बताया था कि आप लोग जैसे जनरली, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कोटेशन याद आ रहा है और आपने वहां पे उसको लगा दिया, नहीं। अगर यहाँ पे आप वही जैसे पर्यावरण की बात कर रहे थे, पर्यावरण में आपने उस चीज को और अच्छे से शब्दों में डिफाइन करता तो इम्प्रेसिव जाता है। एक कोटेशन जैसे मैं जैसे मान लो पर्यावरण पे कि खौफ ज़दा हैं बेजुबा जानवर और दरख्त, जब से जंगल में दाखिल हुआ है आदमी, जंगल कटते गए और शहर बसते गए, आज शहर ही जंगल है और आदमी ही जानवर। आप ये बता रहे हो कि हम किस तरह से हम इस भौतिकवादी संस्कृति में, हम विकासवाद की इस दौड़ में इस तरह से उलझ गए हैं, अपन एक कंपटीशन में जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा का भाव है कि हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ नहीं जा रहे हैं, और आज हम जंगल काट रहे हो, तो जंगल काट के आप जहां जाओगे तो जंगल ही, मतलब आज शहरी जंगल है और आदमी ही जानवर। तो वो एक भाव था, एक उस चीज को बहुत अच्छे से गंभीरता से आप बता रहे होते हैं। ये चीजें, ये पर्यावरण के बारे में हो सकता है, किसी समस्या के बारे में अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो कि बोलो ये समस्या में बात तो बन रही है ना, कि इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है कि हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, पर बात इतनी कि कोई पुल तो बना है। भले इस समस्या पर कोई चर्चा तो हो रही है, इस समस्या पर कोई चर्चा तो हो रही है ना। पर्यावरण के बारे में हो गया। मान लो कोई हिंसात्मक आंदोलन है, हम चाह रहे हैं कि हिंसात्मक आंदोलन खत्म हो, तो क्या अपना उसका तरीका होना चाहिए। हिंसात्मक आंदोलन का तरीका कोई भी तरह का, दो देशों के बीच में है, कोई कम्युनिटी के बीच में, सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, नक्सलाइट मूवमेंट है, टेररिज्म मूवमेंट है, तो हम बात करते हैं उनको सुधारात्मक प्रयास। तो हम हिंसा को कम करने के लिए कहते हैं कि हल नहीं निकला है कोई हिंसा से आज तक, वार्ता का भाव दिल में जगाना चाहिए, नफरत से भरे दरिया में डूब न जाए कोई, डूबते हर शख्स को साहिल पर लाना चाहिए। ये आप क्या, साहिल किनारा। तो आप अपने जो भावों को इस तरह से प्रकट करते हैं, वो एक इंप्रेसिव लगता है, सुंदर लगता है। आप कोटेशन डाल के लिख रहे होते हैं, और वो एक जोड़ता हुआ होना चाहिए कि जैसे कि कवि के शब्दों में ऊपर ये लिखा गया है कि ये है ना। जैसे डेमोक्रेसी पे एक है, डेमोक्रेसी की जो इंपॉर्टेंस अब बताते हैं कि इस धरा पर मैं सरफरा हो जाऊंगा, इंसानियत के नाम पर मकबरा हो जाऊंगा, लोकतंत्र की सूखी टहनियों पर हंसने वालों, गर जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर से हरा हो जाऊंगा। मतलब ये कि लोकतंत्र की सूखी टहनियां, आप कह रहे हो लोकतंत्र एक बहुत मजबूत वटवृक्ष है। अभी भारत के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 70-75 साल का लोकतंत्र एक शैशवावस्था में। हम लोकतंत्र की बुराई नहीं कर सकते। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कोई सरकार की नीति, कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू, उसकी हमें कभी बुराई नहीं करनी है। हमें उसको सिस्टम में कुछ चीजें जो आ रही है, जो काम करने वाले हैं, उन पे आप उसमें कमी बता सकते हो कि वो धीरे धीरे उसको भी हम सुधार कर सके, इसको वापस सफल बना सकते हैं। तो लोकतंत्र में इटसेल्फ कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। अभी तक के जितने भी शासन फॉर्मेशन है उनमें सबसे अच्छा कौन सा है, डेमोक्रेसी है। लेकिन कुछ कमियां हैं, समय रहते हम दूर कर सकते हैं। उन समय रहते जब कमियों को दूर करेंगे तो लोकतंत्र कह रहा है कि मैं जड़ मेरी जिंदा रही तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा और मैं ही सफल हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं। तो वो आप अपने भावों को, अपनी बातों को प्रकट करने का आपको तरीका होता है। कोटेशन बहुत सारे हैं, बहुत मैं आपको दूंगा लिख करके, मैं आपको इस पे डाल दूंगा, या एक दिन कोटेशन की अलग से क्लास ले लेंगे, एक एक लिख करके आपको डिफाइन करके यहाँ पे, या आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल लिखे हुए जो निबंध है। लेकिन मेरे जो लिखे निबंध है आप एज इट इज अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो आपके वो कोई काम का नहीं, उसकी भाषा शैली क्लिष्ट हो सकती है, वो आप पूरे एक साथ रट करके जाओगे लिखोगे तो वो वहाँ एक तरह की साम्यता है, वो आपके नेगेटिव जा सकती है। इसलिए मैंने आपको निबंध, देखिए मैं आपको स्पून फीड नहीं चाह रहा, मैं आप चाह रहा हूँ कि आपको प्रिपेयर करूँ कि आप निबंध अच्छा खुद लिख सकें, आप प्रिपेयर कर सकें 6 लाइन टॉपिक पे। चलिए, कोटेशन को इस तरह से डालना है ताकि वो कहानी को आगे बढ़ाए, मुद्दे को आगे बढ़ाए और इसकी प्रासंगिक हो, उससे रिलेवेंट हो। महिलाओं के लिए जैसे कि कभी दहेज की पेटी है हम, कहीं चिता पर लेटी है हम, मजबूरी के घूंघट में लिपटी आजाद भारत की बेटी है ना। कि कुमकुम रोली पूजा का थाल लड़की, सुनहरे सपनों में सिमटा एक रुमाल है लड़की,
सुनसान वीराने में गूंजता है ख्याल है लड़की, विकसित है विज्ञान तभी तो तिल तिल हलाल है लड़की। ये हम बता रहे हैं वो फीमेल फिटिसाइड पे कि विज्ञान डेवलप है तभी तो वो सोनोग्राफी वगैरह करके डायग्नोस कर लेते हैं बेटा या बेटी, फिर उसको वहां पे उसका फिटिसाइड हो जाता है, भ्रूण हत्या हो जाती है। तो ये चीजें हम आप ये डेवलप करते हैं, देखते हैं उनको आसपास। अब कोटेशन आप बोलो कि मैं डेवलप करूं, अलग से चीजों को आप नहीं ला सकते। अब आप कोटेशन तैयार करने बैठेंगे तो नहीं होगा। आप तो सिंपली जो कोटेशन आपके मान लो किसी महान दार्शनिक विचारक गांधी जी के शब्दों में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के, स्वामी विवेकानंद ने, अब्राहम लिंकन ने कहा, या और भी कोई अल्फ्रेड नोबल ने, अल्फ्रेड नोबल ने ये कहा, आइंस्टीन ने ये कहा, जो भी आपको जो लगता है, नेल्सन मंडेला के शब्दों में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये कहा, श्री अंबेडकर जी ने ये कहा, मतलब आपको जो शब्द जहां लगता है वो अप्रोप्रिएट है, गद्यात्मक या पद्यात्मक जो सूक्ति उक्ति कथन स्टेटमेंट आपको याद आ रहा है, आप उसको बीच में डाल के अंडरलाइन कर सकते हो, ये आपको डालने होते हैं। इसके अलावा आपको और इन चीजों को डिफाइन करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्यों घटनाओं, जो मैंने पल्लवन में चीजें बताई थी वो सेम वो आपको किसी उससे रिलेवेंट जो भी फैक्ट्स है आपके डेटा है, लेकिन सारा फैक्चुअल डेटा नहीं डालना है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, फैक्ट्स बहुत कम रखने हैं। आपको इसकी समीक्षा करनी होती है। जनरली क्या करना होता है, इसको उसको एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए आपकी, एनालाइज करना है, उसको विश्लेषण करना है। आपको फैक्ट्स डाल करके आप जब थर्ड पैरा में जब लिख रहे होते हैं कारण, आगे मैंने बता दिया कारण के बाद उसके प्रभाव कौन से, सभी तरह से, समाज पर प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, राजनीति पर प्रभाव, किसी भी टॉपिक के जो भी प्रभाव है, जो उसका फेजेस है उसके अकॉर्डिंग, सोशल मीडिया का कहें, मीडिया की दशा और दिशा की बात करें, ये वो, फिर उसके अब इतने प्रभाव हैं, ये गलत है, ये तरीके, इसके सुधार के लिए अभी क्या प्रयास चल रहे हैं। अगला टॉपिक आपका ये भी हो सकता है, अगला पैराग्राफ, कि अभी इसके सुधारात्मक क्या प्रयास चल रहे हैं, इस चीज को जो ये समस्या है इसके अभी तक वर्तमान में सुधारात्मक जो प्रयास चल रहे हैं, है ना, वो क्या है। मान लो अगर नेक्सलाइट मूवमेंट है तो नेक्सलाइट के लिए कितनी फोर्सेस काम कर रही है, क्या कर रही है, सरकार ने कौन कौन सा एक्ट बनाया, अफ्स्पा एक्ट बनाया, मकोका वगैरह, पोटा, जो भी एक्ट लगाए, है ना, वहां लोगों के लिए समानंद सरकार चला रहे, उनके विरुद्ध क्या है, शिक्षा वगैरह, रोजगार देने के लिए क्या क्या व्यवस्था चल रही है सरकार, तृणमूल तक, आम जन तक लोगों की पहुंच हो, वो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग टॉपिक विवरण हो सकता है। जो प्रयास जो वर्तमान में चल रहे हैं, है ना, फिर आप बताते हो कि वर्तमान में चल रहे हैं वो प्रयास नाकाफी है, तभी तो समस्या अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। तब आप बताते हो कि ये जो समस्या क्या होना चाहिए, ये जो क्या होना चाहिए है ना, ये क्या है, आपके सुझाव है, ये आपके सुझाव है। अब आप बताओ कि इसके अभी तक जो हुए ये प्रयास नाकाफी है, सरकार को चाहिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, समाज ये करे, लोकतंत्र ये करे, प्रशासन ये करे, अर्थव्यवस्था में ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी जिस तरह से, वही सारे डायमेंशन, व्यक्ति परक से लेकर के समाज, एक वृहद स्तर पर राष्ट्र की बात करते हुए आप में ये चीजें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये अलग एक पैरा बनेगा आपका, ये आपकी तरफ से सुझाव है। लेकिन आप अगर किसी तरह की किसी की नेगेटिव बात लिखते हैं, कोई आलोचना करते हैं, तो डिफेंस भी करें। मैंने पहले भी बताया कि सरकार की किसी नीति, डेमोक्रेटिक वैल्यू की आप आलोचना नहीं करेंगे, आप उसका डिफेंस करेंगे। आप आलोचना करेंगे भी तो भी आप खुद नहीं करेंगे कि जैसा कि ये है, ये गलती है, नहीं, आप ये कहोगे जिस तरह से आलोचकों द्वारा या समीक्षकों द्वारा ये कहा जाता है कि, या कुछ विद्वानों द्वारा या इतिहासकारों द्वारा ये कहा गया कि, है ना, कुछ पर्यावरण ये आपके विदों द्वारा, कुछ आपके सामाजिक विदों द्वारा, है ना, सामाजिक जो सुधार आंदोलन के प्रणेताओं द्वारा ये कहा गया कि, तो वो आप क्या कह रहे हैं उस बारे में, आप उसकी बात कहते हुए लिखते, अपनी तरफ से आप आलोचना नहीं कर रहे सरकार की या नीति की, डेमोक्रेटिक मूल्य की, है ना, आप फिर उसमें डिफेंस जरूर करना उसका। फिर ये सुझाव हो गए, आपके सुझाव होने के बाद लास्ट पैरा जो आपका होगा वो क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक। किसी भी समस्या, किसी भी मुद्दे को आप अधूरा नहीं छोड़ सकते। आप अगर मान लो ये समस्या आज भी है, आपने निबंध में खत्म तो नहीं कर दी ना, आप सिर्फ एक अपेक्षा ही कर सकते हो यही होना चाहिए, ये समस्या हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई समस्यागत मुद्दा है
ये तो नहीं हो सकता कि आज मैंने ये जो सुझाव दिए इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, सब समस्या समाप्त हो जाएगी, नहीं। आप लास्ट में ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, आशावादी रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी का एक पैराग्राफ पूरा लास्ट में आप लिखते हैं, है ना। वो आप आशावादी, आपका एक क्या कहते हैं, समापन होगा, उपसंहार क्या होगा, आशावादी उपसंहार होगा। क्लोजिंग जो होगा वो आशावादी होगा कि ये समस्या भविष्य में खत्म हो जाएगी। कैसे होगी, अब आप बताओगे कि साहब अगर हम ये प्रयास करेंगे, ये सुझाव जो है, ये समस्या, मानना कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये दरअसल पर जो व्यक्ति भौतिकवाद और जो जिस तरह से बीच में हम समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी समस्या आपकी इस वजह से हुई है, लेकिन धीरे धीरे हम हमारी जो भी ये प्रयास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और हमें उम्मीदों के चिराग जलाए रखने होंगे, या हमें इस तरफ अपनी एक आशा रखनी है, हमें प्रयास, सकारात्मक प्रयास अपनी तरफ से करने होंगे। और सभी वैश्विक जो जितने भी संगठन है, हमारा राष्ट्र है, राजनीतिक दल है वगैरह, सारे ये करेंगे, सभी समाज वर्ग इस तरफ से सकारात्मक प्रयास करेंगे तो एक दिन इस समस्या का अंत हो जाएगा, है ना। ये आप क्या कह रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि ये समस्या परसिस्ट नहीं करेगी, लॉन्ग लास्ट, इसका भी हल हो सकता है। जिस तरह से अभी तक, मान लो आप कोई भी मुद्दे की बात कर लें कि हर समस्या लॉन्ग लास्ट नहीं रहती, उसका कभी न कभी कहीं न कहीं एंड आएगा। तो इसके लिए समापन वाक्य में कि जिस तरह से मानव ने आदिम सभ्यता से वर्तमान तकनीकी युग तक का सफर अपनी जिजीविषा से तय किया है, इस तरह ये बात अंगद के पांव की तरह अटल है कि इस समस्या का समाधान भी कर लिया जाएगा, लेकिन हमें अपने अतिरिक्त प्रयासों से उस समय सीमा को कम करना होगा। और ये सत्य है कि लोहे के पेड़ हरे होंगे। ये आपका एक आशावादी, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। ये करके हुए आशावादी समापन, उपसंहार करते हुए आपको अपना क्लोजिंग करना है। पूरे 4-4.5 पेज पूरे भरने हैं और सेंटेंस राइटिंग में लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है। ये बिल्कुल गलती मत करना, हेडिंग लगा दूं ये वो रहिए। आपको कोई इंपॉर्टेंट बात लग रही है, उसको कोटेशन मार्क कर दें, डबल कोटेशन, या उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, या उसके ऊपर एक बार और पेन घुमा दें। बहुत अच्छे से लिखना है, सेंटेंस फ्रेमिंग में लिखना है, एक सेंटेंस में एक आयाम लिखना है। पहला सेंटेंस कैसे शुरू करना, वो क्वेश्चन मार्क करके उसको 4-5-10 लाइन, 7 लाइन जितनी लिखनी है। फिर सेकंड पैरा में आप ट्रेडिशनल बात शुरू करते हुए उत्पत्ति, कारण, प्रभाव, प्रयास, परिणाम वगैरह करते करते लास्ट में आपके सुझाव देने हैं। सुझाव के बाद एक आशावादी आपको एक उपसंहार देना है। ये एक निबंध, आदर्श निबंध लिख सकते हैं हम इसे। क्लियर, निबंध की ये टॉपिक है। मैं कोटेशन बहुत सारे दे दूंगा आपको। कोटेशन आपको दोनों तरह से हैं, गद्यात्मक और पद्यात्मक कोटेशन, जो किसी भी टॉपिक पे अपन वहां पे लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैं रेलेवेंट इन 6 से ज्यादा, एक टॉपिक पे 5-5, 7-7 कोटेशन दे दूंगा, ठीक है। अब हम इस जो हिंदी का अभी तक का जो हमारा जितने हम एक कोचिंग में जो पढ़ने लायक जो चीज है, समझने लायक चीजें, एज ए गाइड अगर कोई कर सकता है तो ये चीजें थी। इसके अलावा कुछ बचता है तो वो आपकी खुद की तपस्या, आपकी सेल्फ स्टडी, आप कितना इस पे विचारण करते हैं, कितना इस चीज को अपने अंदर समावेश करते हुए इन चीजों को फॉलो करते हैं, और आप इस अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन हिंदी पर आप बिल्कुल भी भेदभाव मत करना, हिंदी को हल्के में मत लेना। हिंदी ही आपको सिलेक्शन करवाएगी, आप देख लेना। हिंदी में आपके 120-130 आ सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं आ सकते हैं। हिंदी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी तैयारी करते हो इतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे। पार्ट अ मैं वापस बता दूं, स्क्रीनिंग मेथड अपनाना, स्किप मेथड अपनाना, सारी चीजों को एक नोट में इस तरह से करते रहना। फर्स्ट साइट जो प्राइमा फेसी आ रहा है उसको छोड़ते हुए, नहीं आ रहा टफ को नोट करते जाओ। 12 के 12 चैप्टर ऐसे तैयार कर लो, आपके पास एक खुद का नोट होना चाहिए, शॉर्ट नोट। फिर ये है, इनकी प्रैक्टिस करना, घर पे करना। ये 5-6 निबंध लिख देना खुद के शब्दों में। निबंध नहीं भी लिखो ना, फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा तैयार कर लो, बीच के पैरा में क्या क्या बात लिखूंगा आप उसको शॉर्टली आप उसमें नोट्स बना लो, पॉइंट लिख लो कि ये बात मैं डाल दूंगा अगर ऐसा निबंध आता है तो। आपके मन में इतना एक अच्छा फ्रेमवर्क मजबूत होना चाहिए कि आप एक पल झपकाए, मतलब आप उसको लिखना शुरू कर दें। ये चीजें आपको, देखिए ये तपस्या है, आपका ये एक छोटा सा प्रयास आपको सिलेक्शन करवा सकता है। तो इन चीजों पे आप अमल करें। पल्लवन, संक्षिप्तीकरण, आपका अनुवाद और ये
क्या कहते हैं, लेटर राइटिंग, ड्राफ्ट राइटिंग और निबंध, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप समझते हैं। आप अगर इसमें अच्छे से तैयारी करते हैं तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।